हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फंक्शन का अगला लेक्चर है और वो लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर 3 तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस देख लिए थे और जो टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स है वो मैंने ग्रुप में आपके साथ शेयर भी कर दिए, उसका डिस्कशन भी हो जाएगा। और अभी हमारा ये अगला चीज है वो है आपका फंक्शन का मेन मुद्दा टॉपिक जो है, जिसके बिना कैलकुलस अधूरा है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, आज से जितने भी लेक्चर्स होंगे फंक्शन का डोमेन रेंज वाला पार्ट अगर क्लियर नहीं है, याद कर लो, ये चीज दिमाग में फिट कर लो। अगर आपका डोमेन रेंज कहीं ना कहीं अधूरा रह गया तो पूरा मैथमेटिक्स, आईटीजे मैथमेटिक्स आपका बिगड़ जाएगा और बुरे तरीके से आप पस्त हो जाएंगे और सिर्फ चीज आपको रटाफिकेशन से ही याद होगा, जिससे आईटी कभी भी नहीं उतरने वाला। समझ आ रहा है ना। तो अगर आप वो सपना रखते हैं तो आज के लिए ये लेक्चर सबसे, मैं बोलूंगा पूरा साल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात करने जा रहे हैं आज अपन, ठीक है। तो प्रॉपरली इस चीज को एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितना बार में समझना है समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना लगभग रफ अराउंड 45 to 50% वेटेज आईटीजे मैथमेटिक्स का आपका कोलैप्स हो जाएगा और उसके बिना सिलेक्शन कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अगर बहुत बड़ा ब्रांच कैलकुलस को आप गवा देते हो बुरे तरीके से, उसके साथ इर्द गिर्द में बहुत सारी चीजें घूमते रहते, तो कहीं ना कहीं आप रिमेनिंग 40 to 45% से आईटीजे मैथमेटिक्स नहीं निकाल सकते। वो पूरा दुनिया जानते हो, कहीं ना कहीं आपको भी जानना जरूरी है, ठीक है। इनफैक्ट यही नहीं, सिर्फ बोर्ड्स में भी काफी जगह पे आपको 11th में तो वो चुटपुटे लल्लू जैसे सवाल आएंगे, ठीक है। बट अगर मैं 12th की कैलकुलस की बात करूं तो बोर्ड्स में भी कहीं ना कहीं पे आपको मतलब आप कंफर्टेबल नहीं होंगे इतना क्वेश्चन को करने में, ठीक है। वही चीज आप एनसीईआरटी या फिर जो भी आपको मास्टर कराएगा, वही क्वेश्चन आप रटाफिकेशन से काम चला करके 100 मार्क्स लेके तो आ सकते हैं, बट वो कहीं पे भी काम नहीं आने वाला आपकी जिंदगी में और इफेक्टिव भी नहीं है उतना, आप जानते हो। इससे बेहतर है कि आज ही चीजों को क्लियर करें, अच्छे से समझे, जितना एफर्ट लगाना चाहे लगा दे आज ही, ठीक है, ताकि ये डोमेन और रेंज का पिक्चर जो है वो आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाए और आप उस क्वेश्चन को करने में काबिल रहे, ताकि फंक्शन हो या फिर फंक्शन का प्योर क्वेश्चन का बात नहीं कर रहा हूं, इसके साथ इर्द गिर्द में पूरा मैथमेटिक्स घूमता रहेगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर डिपेंड करके काफी सारी चीजें, अगर यही समझ नहीं आया तो वो सारी चीजें दूर की बात है, कुछ नहीं कर पाएंगे, आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये पूरा साल का अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर मैं टॉप 5 टॉपिक में रखूं तो ये उसमें से मान लो टॉप 3 में आ जाएगा ये टॉपिक, ठीक है ना। इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। मैं एग्जाम वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा। भले ही आप देखोगे कि डोमेन से शायद ही कोई क्वेश्चन आया है, 2018 में एक कॉलम पूरा पूछ रखा है डोमेन और रेंज के ऊपर, समझ में आ रहा है ना। इसको आप निगलेक्ट तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इसके बिना तो आपका कैलकुलस अधूरा है। कैलकुलस के बहुत सारे क्वेश्चन में आप आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन में आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, साथों साथ इसके ऊपर प्योर डायरेक्ट क्वेश्चन भी जी एडवांस पूछ रखा है आपको, ठीक है ना। 2018 में एक पूरा कॉलम मिल जाएगा आपको, देख दूंगा मैं शीट में, आपको दिख जाएगा शीट में, समझ में आ रहा है ना, देख लीजिएगा प्रॉपर्ली कि पूरा एक कॉलम में से पूछ रखा है कि सिर्फ डोमेन और रेंज का कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप पूरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं और आईटीजे पूरा एग्जाम को भी आप इग्नोर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फंसेंगे बहुत बुरे तरीके से अगर ये समझ नहीं आया, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। और इसको समझने के लिए फंक्शन का पहला तीनों लेक्चर डीप में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना डीप में आपको पढ़ाया गया है उतना ही डीप में जाकर के आपको समझना पड़ेगा बारीकियों से चीजों को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एनसीईआरटी बोर्ड्स लेवल का, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड देख लो या फिर सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड, कहीं भी बोर्ड स्टैंडर्ड के जो डोमेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ एक आपका फंक्शन दे दिया जाता है जहां पे डिनोमिनेटर में कोई तकलीफ होता है या फिर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, वो चीज सोचने से डोमेन मिल जाता है, या फिर अंडर रूट वाला कंसेप्ट है उससे हो जाता है ज्यादातर। वहां पे आप डायरेक्टली ऐसे स्पेशल फंक्शंस का मिक्सचर नहीं देखेंगे, जैसे लॉगरिथमिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, बॉक्स हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ये सब फंक्शंस का मिक्सचर नहीं देखेंगे, सीधा अलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन पूछेगा आपको, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं बड़ा सिंपल पैटर्न में होते हैं, तो उसके भी उस पैटर्न के फ्लेवर में ही मैं कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स आपको करा के दूंगा अभी, ठीक है ना, फंडामेंटल इनिशियल प्रॉब्लम। और उसके बाद हम डोमेन के बिग जाइंट्स जो है ना, बड़े जाइंट्स जो होते हैं उनको हम देखेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है, जो आपको खा जाएंगे या फिर आपको खाने से पहले आप ही उनको पहले खा जाओ, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर, है ना। चैप्टर नहीं, बेसिकली टॉपिक बोलूंगा फंक्शन पार्ट 1 का,
फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मैंने कुछ फंक्शंस यहाँ पे लिख दिए और उन फंक्शन का डोमेन निकालना है आपको। अभी आप ध्यान से एक चीज बच्चे दिमाग में क्लियर कर लो कि सर डोमेन होता क्या है। डोमेन क्या होता है? डोमेन एक्स का वो सारे वैल्यूज होते हैं, यहाँ पे सारे फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, अगर फंक्शन ऑफ वाई लिखता तो वाई का वैल्यू बोलता, ठीक है, z लिखता तो z का वैल्यू बोलता, मतलब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सारे क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं y f of x लिख रहा हूं तो y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। करा सकते हो आप यूजिंग कॉम्पोजिशन को, बाद में देखेंगे, बट अब की बार ये जो फंक्शंस लिखा गया है यहाँ पे x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। तो डोमेन क्या होता है? x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो सारे वैल्यूज जो वैल्यूज के लिए पुट करने के बाद वो फंक्शन हमेशा खुश रहे, सेटिस्फाई रहे, डिफाइंड रहे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगर x का ऐसा कोई वैल्यू आ गया जिस वजह से ये फंक्शन अनडिफाइंड सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, तब वो x का वैल्यू आप डोमेन में इंक्लूड नहीं कर पाओगे। मतलब हमें काम क्या करना है सर? हमें एग्जैक्टली उल्टा दिमाग से सोचना है। हमें ये नहीं सोचना है कि x का कौन कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इस फंक्शन को, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू हमेशा ज्यादा रेंज में होता है, ठीक है। हमें उल्टा सोचना है कि हमें ये सोचना है कि x का कौन सा वैल्यू इस फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर वो सारे वैल्यूज आप सोच के निकाल देते हो तो पूरा पूरा कंप्लीट रियल नंबर सेट से उन वैल्यूज को हटा दो तो फंक्शन का डोमेन आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? एक फंक्शन को डिफाइन होने के लिए बहुत सारे वैल्यूज हो सकता है और अनडिफाइन होने के लिए भी बहुत सारे वैल्यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो आप अगर डिफाइन करने के लिए क्या होना पड़ेगा वो अगर नहीं सोच पा रहे हो तो अनडिफाइन करने के लिए क्या चीज होना पड़ेगा वो सोच लो और फिर पूरा पूरा रियल नंबर सेट से उस सेट को माइनस कर दो। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो डोमेन का कैलकुलेशन, ठीक है। तो चलिए प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम हम डिस्कस करते जाएंगे अलग अलग तरीके की चीज, ठीक है। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है ना। आपका फंक्शन है f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मैं तो सबसे पहले आपको बता रहा हूं, आपको 70% डोमेन का क्वेश्चन में यही कंसेप्ट मिल जाएगा कि एक तो है डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट और एक है अंडर रूट वाला कंसेप्ट। समझ में आ रहा है ना? डिनोमिनेटर को किसी भी हालत में जीरो होने नहीं देना है। क्या बोला? डिनोमिनेटर को किसी भी हालत में जीरो होने नहीं देना है। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो पूरा पूरा कहानी अनडिफाइंड हो जाएगा और वो वैल्यूज फंक्शन के डोमेन में इंक्लूड नहीं हो सकता है। और अंडर रूट के अंदर किसी भी हालत में, अंडर रूट मतलब बेसिकली उस दिन एक बच्चे का डाउट था इसमें, अंडर रूट मतलब बेसिकली मैं कौन सा अंडर रूट, इस अंडर रूट का बात नहीं कर रहा हूं, मैं इवेंथ रूट का बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, बेसिकली आपका एग्जाम में स्क्वायर रूट ही दिख जाता है बोर्ड्स की बात करें तो। स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ये सब के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर आपको नहीं होने देना है। मतलब इसके अंदर जो भी लिखा हुआ रहेगा वो हमेशा क्या होगा? नॉन नेगेटिव नंबर होगा। क्या होगा? नॉन नेगेटिव नंबर। क्यों? एक बार देख लेते, जैसे मान लेते इवन नंबर 4 मान लेते, ठीक है, तो फोर्थ रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, ये नॉट डिफाइंड हम क्यों बोलते हैं, या फिर सिक्स रूट या फिर एट्थ रूट क्यों बोलते हैं? बिकॉज आप देखो ना, अगर इवेंथ रूट ऑफ -2 को आप डिफाइन बोल रहे हो इसका मतलब आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो। रियल फील्ड का बात कर रहा हूं ना, कॉम्प्लेक्स फील्ड, रियल फील्ड। कॉम्प्लेक्स में ये डिफाइन हो जाएगा बट रियल फील्ड में डिफाइन नहीं होगा। अगर मैं दोनों तरफ जो भी इवन नंबर है उससे पावर अगर किया तो x टू दी पावर इवन आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा -2। क्या ऐसा कोई रियल नंबर दुनिया में मिलेगा जिसके पावर में इवन नंबर, इवन इंटीजर पुट करने के बाद आंसर नेगेटिव मिल जाए? पॉसिबल ही नहीं है ना सर। किसी भी रियल नंबर चाहे पॉजिटिव हो उसके पावर में अगर इवन आएगा तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, और अगर नेगेटिव हो तो उसके पावर में अगर इवन, कोई भी इवन नंबर रख दो ना, पावर हमेशा माइनस का इवन, मतलब माइनस को इवन टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही आएगा आंसर। मतलब x टू दी पावर इवन का आंसर कभी भी -2 पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अगर x टू दी पावर इवन का आंसर -2 कभी पॉसिबल है ही नहीं तो इवेंट रूट के अंदर नेगेटिव कभी हो नहीं सकता है। बट सिमिलरली इस केस में आप देखो, अगर x टू दी पावर ऑड होता तो उसका आंसर -2 हो जाता। बिकॉज आप जानते हो कि माइनस के पावर में 1 कर देंगे तो इवन ऑड कर देंगे तो आंसर माइनस आ सकता है, ठीक है। ये ऑड टाइम्स माइनस को मल्टीप्लाई करके माइनस आंसर आ सकता है। इसीलिए ऑड रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है, बट इवन रूट के अंदर सिर्फ नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये फंडामेंटल कांसेप्ट्स याद रखो और बेसिक जो टाइप्स ऑफ फंक्शन बोला है, ट्रिग्नोमेट्रिक, साइनोसॉइडल,
सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, सिग्नम, बॉक्स, ये सब का स्पेशल फंक्शन का डोमेन याद रखो, और ये डिनोमिनेटर और अंडर रूट वाला क्वांटिटी याद रखो, सफिशिएंट है, आपके डोमेन के लगभग सारे क्वेश्चन बन ही जाएंगे। ठीक है, उसी जोन में आता है, उसी जोन के इर्द गिर्द घूमते रहता है। ठीक है ना, क्लियर है। ये ऐसा एक टॉपिक है ना कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, समझ में आ रहा है ना, है ना। यहाँ पे मान लो अभी सारे प्रकार के डोमेन रेंज हम अभी फंक्शन पार्ट 1 में आपको नहीं भी करा सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ डोमेन रेंज के लिए कैलकुलस यूज भी हो जाएगा, ठीक है, जो हमको क्लास 12 में करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो उधर जाके भी देखोगे कि डोमेन रेंज का क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, बट वो बड़े बड़े जाइंट्स है, ठीक है, वो अलग अलग गंदे गंदे फंक्शन है, उनका डोमेन हम उधर निकालेंगे, रेंज उधर निकालेंगे। बट जो 95 to 98% डोमेन जो रेंज जो हो जाता है डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम फंक्शन पार्ट 1 में ही कवर करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आज ये समझ आएगा, तभी जाकर के कल वो समझ पाओगे। ठीक है, चलो, तो इस फंक्शन में सबसे पहले आपको ढूंढना है। सबसे पहले सर ने क्या बोला, दो चीज के प्रति ध्यान रखने बोला। सबसे पहले सर ने क्या बोला, अंडर रूट और डिनोमिनेटर को ध्यान रखने बोला। ठीक है, अंडर रूट और डिनोमिनेटर के बाद जाकर के स्पेशल फंक्शंस पे ध्यान दोगे। स्पेशल फंक्शन बोले तो सर ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल का तो डोमेन रियल होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सिग्नम का भी डोमेन रियल होता है, बॉक्स, फ्रैक्शन पार्ट, वो सब का बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे सर ने बोला दो चीज पे ध्यान रखने के लिए, डिनोमिनेटर देन अंडर रूट। क्या अंडर रूट है यहां पे? नहीं, अंडर रूट नहीं है तो सोचने का जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर है, मतलब यहां पे फंक्शन अनडिफाइंड होने का चांस है। जहां जहां पे अनडिफाइंड अंडर रूट होगा, डिनोमिनेटर होगा, है ना, और स्पेशल फंक्शंस होगा, उस जगह पे मतलब जिनका डोमेन रेस्ट्रिक्टेड होता है, जैसे अंडर रूट हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी सब नहीं, कौन, साइन कॉस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टेन कॉट, ठीक है ना, वो सब टेन कॉट सेक कोसेक। फिर एक्सपोनेंशियल का डोमेन रियल होता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉगरिथमिक का डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर होता है, उसका प्रॉब्लम हो जाएगा, लॉगरिथमिक, फिर टेन कॉट सेक कोसेक, फिर जाकर के आपका फ्रैक्शन पार्ट, बॉक्स, ये सब में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो उधर आपको प्रॉपर्ली थोड़ा सा ध्यान देना है। जबकि फ्रैक्शन पार्ट और बॉक्स का भी डोमेन आर होता है, वो भी कोई तकलीफ नहीं देगा। समझ में आ रहा है ना। तो मैं बेसिकली आपको क्या क्या अगर मैं बोलूं कि मोटे मोटे तरीके से आपको डिनोमिनेटर सबसे पहले ध्यान देना है, फिर रूट के बारे में ध्यान देना है, फिर ट्रिग्नोमेट्री का चार फंक्शन टेन कॉट सेक कोसेक, क्योंकि उनका रेस्ट्रिक्टेड होता है, फिर आप लोगरिथमिक ले लो, है ना। उतना सा चीज अगर ये छह चीज अगर आपको 6-7 चीजें अगर आपका दिमाग में क्लिक होता है तो इसी से आप सारे डोमेन के क्वेश्चन निकाल दोगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना, 99% क्वेश्चन आप इसी से निकाल दोगे विदाउट यूजिंग कैलकुलस। समझ में आ रहा है? नहीं, ये मेरा चैलेंज है, कोई भी डोमेन का प्रॉब्लम लेके उठा दो, मैं इसी कंसेप्ट से आपको बता दूंगा सारे सॉल्व करके। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो अभी जरा ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे अंडर रूट दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ पहला रूल डिनोमिनेटर वाला फंडा दिख रहा है। मतलब किसी भी हालत में अगर डिनोमिनेटर आ गया तो फंक्शन अनडिफाइंड होने का चांसेस बनेगा किसी ना किसी जगह पे। समझ में आ रहा है? कहां पे बनेगा? जिस x के वैल्यू के लिए, कहां पे बनेगा? जिस x के वैल्यू के लिए आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, उस x के वैल्यू पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर उस x के वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है तो क्या वो x का वैल्यू फंक्शन का डोमेन में इंक्लूड होगा? बिल्कुल नहीं। कैसे हो सकता है? क्योंकि डोमेन में तो वही वैल्यूज आते हैं जिसके लिए फंक्शन हमेशा सेटिस्फाइड रहता है, खुश रहता है, डिफाइंड रहता है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो वो सारे वैल्यूज को अपन किसी भी हालत में डोमेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो ये तो यहां तक तो हमारे को समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक तो हमारे को समझ में आ गया, कोई इश्यू नहीं है। आगे थोड़ा सा सोचते प्रॉपर्ली, ठीक है। तो यहां पे सर करे क्या, अभी करे क्या, मतलब आपको मैंने क्या बोला था कि इस फंक्शन का डोमेन जो है, डोमेन में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो सेटिस्फाई करेगा। आपको तो सोच के मिल रहा है ना, आपको सोच के, आप जरा ध्यान से सोचो ना, आपको सोच के तो प्रॉपर्ली मिल रहा है कि ये फंक्शन सेटिस्फाई होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये फंक्शन सेटिस्फाई नहीं होगा ओनली फॉर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द डिनोमिनेटर इज 0। तो उन डिनोमिनेटर किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, वो चीज को निकाल करके उसको रियल नंबर सेट से हटा देंगे तो ही तो बाकी सारे वैल्यू फंक्शन का डोमेन में आ जाएगा ना। तो वही चीज सोचते हैं। समझ में आ रहा है ना? एज सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, जितना बोल रहा हूं उतना समझना है प्रॉपर लॉजिक के साथ। फिर नया कुछ सोच के निकालते हो तो मेरे साथ शेयर करना, वो बात की बात है, बट इनिशियल स्टेज में जितना बोल रहा हूं उतना काम करना है। समझ आ रहा है ना? तो आप लिखोगे क्या यहाँ पे, यहाँ पे आप लिखोगे क्या, द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज
defined for all values of x, for all values of x, क्योंकि यहां पे सिर्फ डिनोमिनेटर का फंडा है, except those values where, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अभी इसका वैल्यू 0 का मतलब क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का वैल्यू 0, और यहां से क्या निकल करके आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 और 2 निकल करके आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। ये फंक्शन डिफाइंड होगा सारे वैल्यूज के लिए एक्सेप्ट दोज वैल्यूज वेयर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। Therefore, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, Therefore, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, बोलो, डोमेन ऑफ फंक्शन d ऑफ f क्या हो जाएगा, रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर माइनस कौन सा वैल्यू, कोई इंटरवल को माइनस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इन दोनों वैल्यू को माइनस करना है। अगर सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को माइनस करना होता है तो सेट का यूज करते हो, इनइक्वालिटी में सीख चुके हैं ये सब हम, ठीक है। तो आप 1 और 2 को डायरेक्टली यहां पे क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। मतलब रियल नंबर सेट से अगर मैं ये दोनों एलिमेंट को माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग जो भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होगा वो सारे के सारे वैल्यूज किसका वैल्यूज, x का वैल्यूज, वो सारे के सारे डेफिनेटली किसका वैल्यूज होगा, d ऑफ f, मतलब क्या, x का वैल्यू होगा। वो सारे के सारे वैल्यू x ले सकता है, अगर x ले करके यहां पे पुट करेगा तो ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि आप देख लिया ऑलरेडी कि सिर्फ x इक्वल टू 1 और 2 पे ही आपका फंक्शन अनडिफाइंड होगा, बाकी किसी वैल्यू पे ये फंक्शन कभी अनडिफाइंड नहीं हो सकता। क्लियर है मेरी बात, बाकी किसी वैल्यू पे ये फंक्शन कभी अनडिफाइंड नहीं हो सकता, बाकी किसी वैल्यू पे ये फंक्शन कभी अनडिफाइंड नहीं हो सकता। क्लियर है, पक्का, कोई डाउट है, उम्मीद करता हूं नहीं होगा, कि द फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड एक्सेप्ट दोज वैल्यूज वेयर x इज इक्वल टू 1 और 2। क्लियर है सर, समझ में आ रहा है। चलो, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ये तो आप लिख सकते हो खुद से, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर आपको बुक में 1000 क्वेश्चन मिल जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर करके, ठीक है ना। तो ये सब और अपन नहीं करा रहे, आप आराम से कर सकते हो, है ना भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शन का डोमेन, ठीक है। द गिवन फंक्शन f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट दोज वैल्यूज वेयर दिस इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 1 और 2 है। दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, रियल माइनस 1, 2, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 होगा, फंक्शन अनडिफाइंड होगा। और तो कोई स्पेशल फंक्शन 7 कैटेगरी जो बताया था उसमें तो और कोई कैटेगरी दिख ही नहीं रहा है, और अंडर रूट भी दिख नहीं रहा है, तो टेंशन करने की बात नहीं है। रिमेनिंग कोई भी रियल नंबर से सेट से अगर कोई भी रिमेनिंग वैल्यू एक्सेप्ट 1 एंड 2 कोई भी रिमेनिंग वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा, चाहते हो तो पुट करके देख लो, ठीक है। तो आप सोचना जरा, क्या इसको हम डायरेक्टली सोच के निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स में हर एक रियल नंबर पुट करके क्या चेक करेंगे क्या कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम उल्टा सोचते हैं कि ये देख लेते हैं कि कहां पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, जहां पे अनडिफाइंड हो रहा है उसको निकाल देंगे काट के। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो वही हो गया कंसेप्ट, क्लियर है सर। तो ये खत्म हो गया है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखो प्रॉपर्ली। ध्यान से देखो, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। नंबर 2, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे भी सेम लॉजिक है ना यहाँ पे, ठीक है, सेम लॉजिक। डिनोमिनेटर दिख रहा है बट अंडर रूट वगैरह तो कुछ है ही नहीं, तो हमें बस ये सोचना है कि किस x का वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। जिस x का वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है उस x के वैल्यू के लिए हम क्या बोलेंगे, उसको फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन को आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस चीज को रफ में जरा एक बार आप सॉल्व करो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू कितना आ रहा है, वही तो सॉल्व करते हैं ना। रफ में निकाल दो कि कौन सा वैल्यू को हटाना है आपको सब्ट्रैक्ट करके, उसी वैल्यू को तो हटाओगे जहां यहां पे 0 हो रहा है। अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करोगे, फैक्टराइज हो नहीं रहा है, तो डायरेक्टली कितना आएगा, कुछ इस प्रकार का वैल्यू आ रहा है। समझ में आ रहा है ना,
अगर कुछ इस प्रकार का वैल्यू आ रहा है तो आप देख रहे हो कि x का आंसर इमेजिनरी आ रहा है, मतलब x का आंसर इमेजिनरी आ रहा है, मतलब कोई रियल रूट नहीं मिल रहा है। मतलब हम तो पूरा पूरा चीज किस सिस्टम में कर रहे हैं, रियल नंबर सिस्टम में कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में सिर्फ हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में बात करेंगे, और अगर आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हो तभी जाकर के बातचीत होगा, ठीक है। अदरवाइज पूरा 11th 12 मैथमेटिक्स, आईटीजे मैथमेटिक्स में अपन सिर्फ रियल नंबर सिस्टम की बात करेंगे हर जगह पे, एक्सेप्ट द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलो, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो है उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x का ये सारे वैल्यूज आ रहा है। अरे भाई आ रहा ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल बराबर यही आ रहा है, ठीक है ना। तो x का कोई रियल वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है, मतलब हमारे को क्या पता चला कि सर ये जो नालायक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, ये किसी रियल x के लिए कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे x के जगह पे तो शायद ये कभी 0 होगा ही नहीं, ऑब्वियसली होगा ही नहीं। अगर होता तो यहां पे सॉल्व करने के बाद मिल जाता ना रियल नंबर, समझ में आ रहा है ना। नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये नालायक कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। अगर ये नालायक कभी 0 नहीं हो सकता तो शायद ये कोई ना कोई तो परफेक्ट स्क्वायर जरूर बन रहा होगा, तभी तो ये रियल नंबर 0 नहीं हो रहा है ना। तो देख लेते हैं जरा एक बार जुगाड़ लगा करके, क्या ये कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो ये 1/4 हो गया और ये 3/4 हो गया, समझ में आ रहा है क्या। और बिल्कुल आप दिख गया ना पूरा पूरा, ये जो है ये पूरा पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मेट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हो कि अगर ये एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में बैठा हुआ है तो क्या यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो सकता है? नहीं, बिकॉज इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, प्लस 3/4 करेंगे तो इस ओवरऑल एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू 3/4 होगा, मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा 3/4 से बड़ा होगा, तो कैसे ये 0 हो सकता है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि here for all x belongs to R we have x plus half whole square is always greater than equal to 0, बराबर। तो x plus half का whole square plus 3/4 हमेशा क्या होगा, greater than equal to 0 होगा, और इसका मतलब ही क्या है कि x square plus 1 is always greater than equal to 3/4, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो ये एक्सप्रेशन हमेशा 3/4 से बड़ा है, therefore the given function हमारा एक ही डर था डिनोमिनेटर को लेकर के, वो डर खत्म हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है फॉर एनी रियल नंबर ऑफ x, जो आपने जजमेंट करके अभी निकाला। तो क्या लिख देंगे, द गिवन फंक्शन fx इज डिफाइंड for all x belongs to R, therefore domain of function क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, पूरा पूरा रियल नंबर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, कोई डाउट है नहीं। तो इतना कुछ लिख के दे रहा हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन करके लिखना होगा। बाकी अगर जेई में आता है तो ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, इसको मैं देख के बता सकता हूँ ये पॉजिटिव है, कैसे देख के बताएंगे वो हम क्वाड्रेटिक चैप्टर में सीखेंगे, बट जेई में तो मैं पेन भी नहीं छूंगा इस क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है ना, पेन पकड़ने की जरूरत ही नहीं, बिना देख के डायरेक्टली बोल देंगे कि डोमेन रियल नंबर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। बट बोर्ड एग्जाम में अगर आया तो 2 मार्क का आएगा, तो आपको इस प्रकार से आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना लिखोगे तो फुल 2 मार्क आपको मिल जाएगा, सही है भाई, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 3 में मैंने 3 पैटर्न लिख दिया, देखो 3 पैटर्न लिखा, √ x + 3/5 - x, x + 3/√5 - x और x + 3/√x + 3/5 - x, तीनों प्रकार से हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं पहला पार्ट को पिक कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब की बार क्या हो गया, अब की बार खेल खत्म हो गया कि रूट आ गया, डिनोमिनेटर का खेल खत्म, डिनोमिनेटर भी है 5 - x तो है, x का वैल्यू 5 नहीं हो सकता है फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड, बट उसके साथ साथ रूट है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, तो अभी इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर आप सोचते हो, आप सिंपल सा चीज फ्लैट डायरेक्टली ये बोल सकते हो, फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड द रूट क्वांटिटी, रूट के अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो हमेशा क्या होना पड़ेगा सर, नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, नॉन नेगेटिव, मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अगर x का कोई भी वैल्यू के लिए ये चीज
नेगेटिव हो जाता है तो ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी x का वैल्यू हम आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे जिसके लिए अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अभी हम उल्टा नहीं सोच रहे, अभी हम डायरेक्टली ही सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? उल्टा सोचते तो क्या सोचते, हम वो x का वैल्यू निकालते जो मैं बता रहा हूं। उल्टा अगर सोचते तो क्या सोचते मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? जैसे डिनोमिनेटर में उल्टा सोच के निकाले थे ना, यहाँ पे उल्टा अगर सोचेंगे तो कैसे करेंगे दिखाते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्टली अगर करोगे तो भी क्वेश्चन का उतना ही लेंथ होगा। मैं सब कुछ बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड। आप जानते हो कि इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x plus 3 divided by 5 minus x greater than equal to 0। x plus 3 by 5 minus x क्या होना पड़ेगा, greater than equal to 0। अभी इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस चीज को सॉल्व करके जो x का वैल्यू निकालेंगे वही तो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा ना, आप खुद बोलो। ठीक है ना? क्योंकि इस चीज को सॉल्व करके जो मैं x का वैल्यू निकालूंगा वही तो वो x सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x होगा जो इस फंक्शन को हमेशा डिफाइंड रखेगा। ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व करके जो मैं x का वैल्यू निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा मैं, विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी जैसे सॉल्व करते हैं आप जानते हो, मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। ठीक है ना? तो अभी x का वैल्यू सॉल्व करके इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जो आंसर आएगा क्या उसको रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं, वही हो जाएगा, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्यों? क्योंकि हम तो सही कर रहे हैं ना, बिल्कुल डायरेक्टली कर रहे हैं, उल्टा तो नहीं कर रहे। उल्टा अगर करते तो रियल नंबर से माइनस करना होता। ठीक है, उल्टा भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो उल्टा अगर करना चाहते हो आप तो आप क्या करते, क्या लिखते हैं यहाँ पे, हियर एफ एक्स विल बी अनडिफाइंड, हियर एफ एक्स विल बी अनडिफाइंड for those values of x, for those values of x for which your expression x plus 3 by 5 minus x is less than 0, for which your expression x plus 3 by 5 minus x is less than 0। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? वो लिखते हैं आप। फिर इसको सॉल्व करके जो आंसर मिलता उसको रियल नंबर से आप सब्ट्रैक्ट कर देते तो इसके आंसर के बराबर ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? या तो आप डायरेक्टली करो, मैं तो प्रेफर करूंगा, या फिर अगर आप उल्टा दिमाग में ही आपका चल रहा है तो आप इसी प्रकार से सोच सकते हो। अभी बोलो कि इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वेवी कर्व, जो कंसेप्ट आपको सिखाया गया। अगर आप चाहते हो कि सर हमारे को x माइनस ए बाई एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, उसका फॉर्मूला लिख करके दे देंगे, तो दोस्त आप गलत जगह पे आ गए। ठीक है ना? इस प्रकार से मैं नहीं पढ़ाता, जो लोग पढ़ाते हैं उनसे जाकर के सीख लो। ठीक है, फिर इस प्रकार से इनइक्वालिटी बना करके मैं आपको बोल दूंगा कि अगर देखो a ग्रेटर देन b है तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, a लेस देन b है तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। मैं फॉर्मूला बाजी नहीं करने आया यहाँ पे, मैं आपको चीजों को बेसिक से डेप्थ से पढ़ाने आया, जो मैं कर रहा हूं अपना काम। अगर आपको इस प्रकार से सीखना है तो आप दूसरी जगह पे जा सकते हैं। अगर आपको बेसिक से, जिस प्रकार से मैंने इनइक्वालिटी में मेहनत करके आया ऑलरेडी, उस तरीके से अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ चलिए। ठीक है, क्योंकि बाकी दुनिया आपको इनइक्वालिटी कभी नहीं पढ़ाएगा, डायरेक्टली ये चीज फॉर्मूला रटाएगा और आपको डोमेन सॉल्व कराएगा। ठीक है ना? तो ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। रटोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, 12 में 100 ला करके बैठे रहोगे घर पे, और क्या करोगे? कुछ होगा तो नहीं ना आपका जिंदगी में, कुछ ही नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, गारंटी, कुछ नहीं होने वाला आपका जिंदगी में। ठीक है, अगर आपको सच्चाई में कुछ करना है, आईटीजी मैथमेटिक्स को उतारना है, तो पेपर निकाल करके देख लीजिएगा आईटीजी का, सवाल पूछते किस प्रकार से। ठीक है, सवाल पढ़ के सॉल्व करना दूर की बात है, आपका सारे फ्रेटर्निटी मिलकर रखे सवाल को एक्सप्लेन करते तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो आगे जाकर ध्यान से देखते हैं कि x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। याद होगा आपको कि सबसे पहला रूल क्या था इनइक्वालिटी सॉल्विंग का, कि राइट हैंड साइड मस्ट बी 0। 0 है यहाँ पे, मैंने बोला था अगर इनइक्वालिटी के ऊपर आया था, नालायक इनइक्वालिटी अगर नहीं आता है तेरे को फंक्शन में, तू एफ भी नहीं कर पाएगा फंक्शन का। ठीक है, और नहीं कर पाएगा आज की क्लास में कुछ भी अगर तेरे को इनइक्वालिटी नहीं आता है। ठीक है, बर्बाद हो जाओगे तुम। पहले वो पढ़ लो, फिर जाकर के इधर आकर के देख लीजिएगा लेक्चर। अगर तुम्हारा वो चीज क्लियर नहीं है तो कुछ ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब में पढ़ा हुआ है लेक्चर, देख लीजिएगा। ठीक है, x प्लस 3 अपॉन 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको सॉल्व करने के लिए अपन ने सर ने क्या बोला था सबसे पहले, कि राइट हैंड साइड मस्ट बी 0, जो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है,
प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे सिर्फ लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। जो आपको दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की जगह पे एक ही फैक्टर है और वो फैक्टराइज फॉर्म में है ऑलरेडी, ठीक है ना, क्योंकि वो सिर्फ लीनियर फैक्टर ही है। थर्ड कंसेप्ट क्या था कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए हर एक लीनियर फैक्टर का, जो कि यहां पे नहीं है बिकॉज 5 - x लिखा हुआ है। x का जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा मतलब इस पूरा लीनियर पॉलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट -1 है, तो इसको घुमाना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे बेसिकली कि x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, माइनस आ जाएगा, ठीक है, और उस माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आप जानते हो कि -1 से अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ये सब सिखा चुका हूं आपको, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अभी आप ये पूरा फॉर्मेट बन गया। अभी आप क्या करोगे, नंबर लाइन में साइंस के में दोनों वैल्यू पुट करोगे, सारे लीनियर फैक्टर के जो रूट्स है वो पुट करोगे। कितना आ रहा है, -3 5 आ रहा है। राइट मोस्ट इंटरवल शुड बी पॉजिटिव, आप जानते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। दुनिया वाले तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व, राइट मोस्ट छोड़ो, उनका बात छोड़ो, राइट मोस्ट इंटरवल मस्ट बी पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। फिर पावर देखेंगे, 5 का पावर क्या है, ऑड है, दोनों का पावर ऑड है, तो डायरेक्टली प्लस माइनस प्लस कर दो, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से 5 तक क्लोज्ड। क्लोज क्यों लगाया सर आपने, बिकॉज इक्वालिटी प्रेजेंट है। और लास्ट में हम क्या चेक करते थे, डिनोमिनेटर चेक करते थे। डिनोमिनेटर कहां पे अनडिफाइंड हो जाएगा, 5 में। तो क्या 5 को मैं आंसर में आने दे सकता हूं, जी बिल्कुल नहीं, 5 को आंसर में आने नहीं दे सकता। अगर 5 को आंसर में आने नहीं दे सकते हो तो इस 5 को क्लोज से क्या कर दो, ओपन इंटरवल कर दो। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस गिवन इनइक्वालिटी। और अगर ये इस गिवन इनइक्वालिटी का आंसर है तो कहना है मतलब ये जो चीज है वो इस पूरे फंक्शन का ही आंसर है, डोमेन का आंसर है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, क्योंकि ये फंक्शन डोमेन उन्हीं वैल्यूज के लिए है जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। क्योंकि इस इंटरवल को छोड़ के अगर किसी फंक्शन वैल्यू को लेते हो तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। पुट करके देख लो, x का वैल्यू 10 ले लो, 10 पुट करो, 10 + 3 13/5 - 10 -5, तो अंडर रूट के अंदर -5/13 आ गया। क्या ये डिफाइन होगा, बिल्कुल ये डिफाइन नहीं होगा। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो हम लिखेंगे क्या, देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, d ऑफ f हो जाएगा। डायरेक्टली आंसर क्या दूंगा, -3 से लेकर के 5 ओपन इंटरवल। क्लियर है सर, कोई डाउट, पक्का। चलो अभी अगर मैं इसी क्वेश्चन को किया, इसी क्वेश्चन को अगर मैंने किया तो मैं क्या करूंगा, यहां से पहले तो इसको उल्टा करूंगा, x - 5 उल्टा तरीके से अगर मैंने किया तो क्या होगा, x - 5 > 0 माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो इसका -3 5 प्लस माइनस प्लस। अभी आपको चाहिए क्या, पॉजिटिव वाला चाहिए ना, तो पॉजिटिव वाला तो ये हो जाएगा। तो x का आंसर क्या आ जाएगा, -∞ से -3 ओपन यूनियन 5 से इंफिनिटी ओपन। क्यों यहाँ पे इंफिनिटी ओपन होगा, बिकॉज सारे के सारे जगह पे क्या है, यहाँ पे इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं है। बट अब की बार जब मैं डोमेन लिखने जाऊंगा तो डोमेन क्या लिखूंगा मैं, रियल नंबर माइनस दिस इंटरवल। डोमेन में मैं क्या लिखूंगा, रियल नंबर माइनस दिस इंटरवल। अगर रियल नंबर से इस इंटरवल को मैंने माइनस कर दिया तो आंसर जो बचेगा वो क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखिए तो क्या बचेगा, रियल नंबर से अगर मैंने रियल नंबर से अगर पूरा इस इंटरवल को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, -3 से 5 ही तो बचेगा ना। बट आप ध्यान से देखो, -3 पे ओपन वाला माइनस हुआ था, मतलब आंसर में जो आएगा वो क्लोज वाला आएगा, क्लोज वाला आएगा ना। -3 क्या इस इंटरवल में था, नहीं था, तो क्या -3 माइनस हो गया, -3 को क्या मैं रियल नंबर सेट से हटा दिया, बिल्कुल नहीं हटाया, बिकॉज -3 पे यहाँ पे ओपन है ना, तो कैसे हटाऊंगा मैं, ठीक है। तो -3 पे आंसर पे क्या आ गया, क्लोज आ गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और यूनियन देकर के मैं यहाँ पे क्या दूंगा, 5 से इंफिनिटी दूंगा ऑब्वियसली। क्यों, आप बोलोगे सर 5 को भी तो आपने नहीं हटाया, तो 5 भी तो यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। बट 5 पे मैं क्लोज नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा ना। बाद में जाकर के इसी के आंसर के साथ में डिनोमिनेटर को इंटरसेक्शन में अगर लिया तो क्या होगा, डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 5 तो ऐसे ही हटेगा ना, ठीक है ना। इसके साथ अगर मैं 5 को क्लोज भी लगा दिया, उसके साथ इंटरसेक्शन लिया x नॉट इक्वल टू 5 का, तो अल्टीमेटली 5 तो हट ही जाएगा ना। समझ में आ रहा है। तो ये देखो आंसर जो है, हाँ ये क्या लिख रहा हूं, ये सिर्फ तो आंसर ये आएगा, मतलब 5 पे ओपन रहेगा। तो ये देखो आंसर जो है वो मैच हो गया। समझ में आ रहा है। तो उल्टा तरीके से ना करके अंडर रूट के वक्त आप डायरेक्टली करो, वही बेटर है, ठीक है। उधर कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने उल्टा करके कराया। डिनोमिनेटर जब, सिर्फ जब डिनोमिनेटर होता है,
समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको अकॉर्डिंगली सारी चीज बताते जाऊंगा, कुछ रटा नहीं रहा हूं, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, जितना मेरे को पता है एक एक चीज आप तक पहुंचा रहा हूं, उसके आगे आप जान लो, आपके भगवान जाने, ठीक है। चलो अभी बाकी इसी प्लेटफॉर्म में जो बाकी क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चन भी डिजाइन हो सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म में, तो उनको आप कैसे हैंडल करोगे मैं जरा दिखा देता हूं आपको ऊपर, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा, फिर हम 3 का रिमेनिंग पार्ट को देखते हैं, ठीक है। ये अलग अलग क्वेश्चन है बेसिकली, बट मैंने एक ही चीज में अंदर घुसा दिया। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप 3, 4, 5 तीनों अलग क्वेश्चन में लिख सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। चलिए, तो fx इज इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। तो यहां पे क्या आ गया, रूट भी आ गया और डिनोमिनेटर भी आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, फॉर fx टू बी डिफाइंड, रूट के अंदर वाला क्या होना चाहिए, रूट के अंदर वाला क्या होना चाहिए, 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट के अंदर वाला क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रूट तो अभी पूरा पूरा रूट नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। तो अभी सिर्फ 5 माइनस एक्स पे कंडीशन लगेगा, क्योंकि वही बैठा हुआ है रूट के अंदर, रूट के अंदर जो बैठेगा उसी के ऊपर तो कंडीशन लगेगा ना भाई। और उसी के साथ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा कि x माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना, दो कंडीशन आ गया, रूट भी आया डिनोमिनेटर भी आया, तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा, ये भी तो कंडीशन लगेगा। तो उल्लू के तरह हम एक बार यहाँ पे इक्वेलिटी लगा रहे हैं, वापस यहाँ पे नॉन जीरो लिख रहे हैं, तो ये सब झंझट ना करके अगर लिखना चाहते हो इस प्रकार से लिख सकते हो, है ना, या फिर अगर थोड़ा सा स्मार्ट बनते हो तो इसी प्रकार से डायरेक्टली लिखो ना। इक्वालिटी लगाए वापस इंटरसेक्शन लेके लिख रहे हैं कि वही इक्वालिटी नहीं हो सकता है, तो हटा देना, यहाँ पे नाटक के लिए लगाए क्या, ठीक है। तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 5। समझ में आ रहा है, मतलब 5 से छोटा किसी भी वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा डिफाइन होगा, ठीक है। और न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं है, सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल है, सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल है, वो तो हमेशा डिफाइंड होता है, क्योंकि आप जानते हो पॉलिनोमियल फंक्शंस का रेंज रियल नंबर होता है। तो इनके साथ अगर मैं, ये सब के साथ अगर मैं रियल नंबर का इंटरसेक्शन लेता हूं तो आंसर हमेशा छोटा वाला ही आएगा ना। इसीलिए ये सब को देखने का और कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब तो कोई अनडिफाइंड कर ही नहीं रहा है ना फंक्शन को, न्यूमरेटर में कुछ भी हो जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है ना। रैशनल एक्सप्रेशन में px by qx जो रैशनल फंक्शन था, वो फंक्शन अनडिफाइंड कहां पे होता है, जहां पे qx नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। बाकी हर जगह पे तो ये डिफाइंड ही होता है ना भाई, ठीक है। और ये इटसेल्फ अगर मान लो यहाँ पे log x लिखा हुआ रहता, अगर यहाँ पे log x लिखा हुआ रहता तब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता, ठीक है, क्योंकि स्पेशल फंक्शन आ गया, बता रहा हूं, ये क्वेश्चन भी बता दूंगा, चलो ठीक है। तो इसीलिए बोला ना कि कब दिमाग देखते देखते क्वेश्चन बन जाता है, अलग अलग क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना, पता ही नहीं चलता, मतलब समझ आ रहा है मेरे बात की, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, d ऑफ f हो जाएगा आपका माइनस इंफिनिटी से 5 तक ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी अगर हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 होकर अनडिफाइंड हो जाएगा। इसमें अगर करोगे तो सिंपल वही चीज, डायरेक्टली x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अब की बार तो 5 माइनस एक्स पे एक्स्ट्रा कंडीशन लगेगा, जो इंटरसेक्शन देकर के पहले लिख रहे थे ना नॉन जीरो, वो तो अभी लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और 5 नहीं होना चाहिए, तो x का वैल्यू -3 से बड़ा आ गया और x का वैल्यू 5 भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 पे डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा, और आंसर अगर -3 से छोटा हुआ x का वैल्यू तो रूट अनडिफाइंड हो जाएगा, दोनों अनडिफाइंड, दोनों में से कोई भी एक अनडिफाइंड हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड, समझ में आ रहा है। देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, लिख दोगे, देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 से इंफिनिटी तक, बट कौन नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, मतलब 5 पे क्या लगेगा, ब्रेक लगेगा, समझ में आ रहा है ना। -3 से इंफिनिटी के बीच में मैंने 5 में क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। इसका इर्द गिर्द सब कुछ मुद्दे का चीज इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी नहीं आया तो ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सवाल भी बता देते चलो, इसका जो डोमेन है वो क्या निकल करके आया था, -इंफिनिटी से 5 तक निकाल करके आया था ना डोमेन इस फंक्शन का, -इंफिनिटी से 5 तक निकल के आया था, ठीक है ना। बट फिर भी इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, किसका, इस चीज को, क्योंकि अब की बार न्यूमरेटर में स्पेशल फंक्शन बैठ गया, वो 7 कैटेगरी जो बोला था उनमें से एक जहरीला कैटेगरी बन गया, वो कौन है, लॉगरिथम, ठीक है। तो इसके साथ इंटरसेक्शन देकर के क्या लिखेंगे, एंड फॉर log x, यहां पे लिखोगे एंड फॉर log x टू बी डिफाइंड, एंड फॉर log x टू बी डिफाइंड क्या होगा, उसके अंदर वाला हमेशा, log x का डोमेन क्या होता है, उसके अंदर वाला हमेशा पॉजिटिव होना पड़ता है, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 0।
एंड फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ता है तो फाइनली जाकर के इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होने के बाद भी जो आंसर मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देख लो। एक बोल रहा है 5 से छोटा और एक बोल रहा है 0 से बड़ा, तो इंटरसेक्शन ऑब्वियसली क्या मिलेगा, 0 से 5। तो x belongs to 0,5 will be the domain of this function। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का क्लियर है ना भाई। बस तो इसी प्रकार से आप खुद ब खुद सोचो ना, यहाँ पे log x ना लगा करके आप वो लगा करके सोचो खुद से, हाँ क्या बोलते हैं, tan x लगा करके सोचो। अगर यहाँ पे tan x होता तो आप क्या सोचते, tan x न्यूमरेटर में अगर होगा तो न्यूमरेटर तो कोई परेशान नहीं करेगा, बट tan x खुद ब खुद परेशान करेगा ना। समझ में आ रहा है कि tan x बोलेगा कि मैं कहां पे अनडिफाइंड हो जाऊंगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में। तो इस इंटरवल में ये जो आंसर आ रहा था इसमें जितना भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, अभी सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तो इस इंटरवल में नहीं है ना, इस इंटरवल में जितना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड। समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार से हम अलग अलग फंक्शन खुद से बना करके उनका डोमेन निकाल सकते हैं। ठीक है, मास्टर का जरूरत नहीं है, मास्टर तो सिखा दिया, काम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से सिखा दिया ताकि खुद से तू क्वेश्चन बनाएगा, खुद से आंसर निकाल पाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का। तो इस प्रकार से अपने आप को तैयार कीजिए। फिर देखिए आपका सामने कोई रहना तो दूर की बात है, आपका 2-3 किलोमीटर के अंदर भी रेंज में कोई बच्चा आ नहीं पाएगा, चाहे भले वो आपसे कितना आगे था। एचएसएलसी में फर्क ही नहीं पड़ता है, फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप कौन कितना आगे था, बेकार है ये चीज, बेकार है। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। समझ आ रहा है क्या, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। इस प्रकार की फंक्शन को अगर डिफाइन होना है तो आप अच्छे से जानते हो कि क्या होना पड़ेगा एग्जैक्टली। ठीक है, इस प्रकार के फंक्शन को अगर डिफाइन होना है जहां पे बीच में प्लस दे दिया, मैंने आपको नोट लिखा करके दे दिया था फर्स्ट लेक्चर में, याद है, डोमेन ऑफ fx प्लस gx will be definitely domain of fx intersection domain of gx। समझ में आ रहा है क्या, डोमेन ऑफ fx प्लस gx क्या होगा, डोमेन ऑफ fx और डोमेन ऑफ gx का इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो आगे ध्यान से देखो। तो fx इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। चलो, फॉर fx टू बी डिफाइंड, फॉर fx टू बी डिफाइंड, फॉर fx टू बी डिफाइंड, समझ आता है क्या, 2 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन 1 प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि आप जानते हो कि यहां पे दो अलग अलग फंक्शन को ऐड करके एक नया फंक्शन बना दिया गया, तो इंडिविजुअली जितना अलग अलग फंक्शन होगा सबको डिफाइन करना पड़ेगा ना, कोई इश्यू तो नहीं है। तो फॉर दिस ओवरऑल फंक्शन टू बी डिफाइंड, this function must be defined individually and this function also defined individually। समझ आ रहा है ना, तो इसको डिफाइन होने के लिए इसके अंदर वाला क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, इसको डिफाइन होने के लिए इसका अंदर वाला क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो यहां से x का वैल्यू जो होगा 2 लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यहां से x का वैल्यू -1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बोल रहा है -1 से बड़ा, एक बोल रहा है 2 से छोटा, जहां पे दोनों जगह पे ही क्लोज्ड होगा, इक्वालिटी प्रेजेंट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इन बिटवीन देम कॉमन आ जाएगा। Therefore x belongs to क्या हो जाएगा, -1 से 2। समझ में आ रहा है। Therefore डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन विल बी df colon dash -1 से 2 तक क्लोज्ड इंटरवल। कोई डाउट, समझ में आ रहा है, पक्का, बस यही हो गया ओवरऑल। ठीक है ना, बना लोगे आराम से आप। तो इस प्रकार में बीच में अगर माइनस दिया जाए, इनटू दिया जाए, डिवीजन दिया जाए, तो कोई आप घबराना मत, ये सारे के सारे सेम पैटर्न में चलेगा। बस डिवीजन के टाइम ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर पे एक्स्ट्रा कंडीशन आएगा कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। यही क्वेश्चन अगर इस प्रकार से हो जाता, यही क्वेश्चन अगर इस प्रकार से हो जाता, ठीक है ना, तो सेम कंडीशन क्या लगता बोलो, कि दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। समझ आ रहा है ना, ठीक है। या फिर कोई बच्चा इसको एक रूट के अंदर ले जाकर के यही क्वेश्चन बना देगा जो नंबर 3 में मैंने करा दिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस x इक्वल टू -1 नहीं आना चाहिए, तो -1 पे ओपन इंटरवल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करो, यही आंसर मिलेगा, x इक्वल टू -1 पे बस ओपन इंटरवल बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इस प्रकार के तोड़ के चीजों को सीखना है, ठीक है, तब तू ही सबसे आगे रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन किससे आगे था पहले।
क्योंकि अपन जानते हैं ना कि सच्चाई क्या है। सच्चाई सिर्फ इतना सा है कि जो भी लाए सब एक ही लेवल में हो, है ना, टेक्निकल लेवल में सबका कंसेप्ट सेम है, रद्दी है, ठीक है। उस रद्दी कंसेप्ट को अगर ठीक करना है आपको तो प्रॉपरली जिस प्रकार से सिखा रहा हूं उस प्रकार से सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। अदरवाइज अगर रटाफिकेशन तो अभी भी कराएंगे मास्टर, आपको भरपूर कराएंगे और भी ज्यादा कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जितना समझने का चीज ज्यादा आएगा उतना मास्टर आपको रटाएगा, ठीक है। तो ये आपका चॉइस है, कंप्लीटली समझ में आ रहा है। भले किसी को 98% आ गया 10 में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेक्निकली वो आपके लेवल में ही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। टेक्निकली सबके सब लेवल में है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो मैं आपको 1000 बच्चा पूरा देश में निकाल लूंगा, मेरे जान पहचान नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स अगर उठाऊंगा तो आराम से मिल जाएगा। कैसे 1000 बच्चा दिखाऊंगा कि 10th में 12th में बोर्ड एग्जाम में मुश्किल से 70, 75, 80% तक जाते तो भी खुश है, आराम से चैन का नींद ले रहा है। जहां पे टेंशन करना है, एफर्ट लगाना है, उस जगह पे सही पे लगा रहा है और आज कहीं गुना ज्यादा सक्सेसफुल है उन बच्चों से जो, अरे सिलचर में तो ऐसे मैं ऐसे कम से कम 50 बच्चा निकाल के दिखा दूंगा जो प्रीवियस ईयर 2 बैच से है और जिनको मान लो 12th के बोर्ड में 85%, 90%, 92, 95% सबको मिल रखा था। बट ऐसे कुछ ही 2-3 बच्चे हैं जो सेलेक्ट होकर के एक अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएगा जो 2-3 साल ड्रॉप करते करते ना उनका नीट हो रहा है और जेई तो दूर की बात है, ठीक है। चलो आगे ध्यान से देखो, ठीक है ना। बच्चे कभी मेरे को गलत नहीं समझे आज तक, कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि वो मेरा फीलिंग समझता है कि मैं सच बोल रहा हूं या फिर नहीं। और 90%, 90 to 95% पेरेंट्स मेरे को सच बोल के जाता है एट टाइम, ठीक है। बट कुछ प्रतिशत पेरेंट्स होते हैं जो मेरे को एक स्टेज में तो समझ नहीं पाते स्टार्टिंग में, ठीक है। वो बोलते हैं कि आप इस एग्जाम को इतना प्रेशराइज क्यों करते हो, ठीक है ना, ये ऐसा क्या है इंग्लिश को, मतलब ये सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो ही ठीक है क्या, मतलब और कोई स्टडी नहीं है क्या हमारे देश में, ठीक है ना। देख भाई, ये एग्जाम जो है ना, ये एग्जाम मुद्दे का चीज बहुत सारी चीज को साथ में लेकर के चलता है, ठीक है ना। अगर मैं मेडिकल प्रोफेशन छोड़ दूं तो मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के हमारे देश में जितने भी टॉप के प्रोफेशन है एक्सेप्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग को छोड़ के जितने भी टॉप, चाहे आप प्योर साइंस लेकर के किसी भी अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज में जाकर के पढ़े बेस्ट का बेस्ट, तो वो कॉलेज आपको इसी एग्जाम का मार्क्स पूछेगा। पहले ये एग्जाम था IIEEE और IIT-JEE, ठीक है, जहां पे उस एग्जाम में इंजीनियरिंग, यहाँ पे टेक्निकल और यहाँ पे इंजीनियरिंग वर्ड स्पेसिफाई किया गया था। बट अभी ये जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे इंजीनियरिंग का कोई नाम नहीं लिखा गया है। इस एग्जाम के थ्रू आपको IISc, IISER, इंडिया के टॉप एस्ट्रोनॉमी कॉलेजेस सारे जगह पे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। इसी एग्जाम को अगर निकालेंगे तभी मिलेगा, बाकी आपका बोर्ड से भी नहीं मिलेगा, नीट से भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है। सिर्फ इंजीनियरिंग का बात नहीं कर रहे, बाकी मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के अगर किसी भी अच्छा प्रोफेशन में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या फिर दूसरे फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो इस एग्जाम के साथ ही जाना पड़ेगा, इसको ओवरटेक करके नहीं जा पाएंगे, या फिर इसके इर्द गिर्द घूमते रहते जो भी छोटे मोटे एग्जाम वो होंगे, इसके पैरेलल ही घूमते रहते केवी बॉय, उसको क्लियर करके आपको जाना पड़ेगा रिसर्च में, ठीक है ना। इस प्रकार से चीजें समझ में आ रहा है ना। सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम है हमारे देश का, ठीक है, हमारे देश का नहीं पूरा वर्ल्ड वाइड का, तो इसको रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, ठीक है। उसका पेपर देखेंगे तो रेस्पेक्ट अपना आपका दिल से ही निकलेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, fx = 1 डिवाइडेड बाई x³ प्लस x - 2, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि रूट का कोई लफड़ा तो है नहीं, रूट का कोई लफड़ा नहीं है, रूट का कोई लफड़ा नहीं है तो क्या सोचेंगे भाई कि डिनोमिनेटर जहां पे 0 हो रहा है उस जगह को हमें ध्यान से थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जहां जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उस जगह पे चीजों को अनडिफाइंड होने नहीं देना है किसी भी हालत में। तो डिनोमिनेटर कहां पे 0 हो रहा है देख लो, है ना, डिनोमिनेटर कहां पे 0 हो रहा है देख लो, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो यहां पे आपको वही बेसिक मैथ्स का फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब का कांसेप्ट यूज हो जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन को, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसको तो सॉल्व करना आपको आता नहीं है ना, बट क्लियरली ये दिख रहा है कि x = 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। 1 डालो ना x का वैल्यू, आंसर 0 मिलेगा, मतलब 3 रूट होना तो चाहिए, 3 रूट में से एक रूट कौन हो जाएगा, x = 1। अगर एक रूट मिल गया तो एक फैक्टर भी मिल जाएगा x - 1, तो रिमेनिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, उस फैक्टर को इक्वल टू 0 करके रिमेनिंग 2 रूट्स निकाल देंगे, हो जाएगा ना काम। तो एक रूट अगर x = 1 है तो बाय फैक्टर थ्योरम x - 1 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, तो x - 1 से इसको डिवाइड मार दो, x - 1 से इसको डिवाइड मार दो, तो ये कितना हो जाएगा,
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्स डालूंगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 2x माइनस 2 है, प्लस 2 डालो 2x माइनस 2 हो जाएगा। मतलब रिमेनिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो हमने अपना फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट को यूज करके ये पता कर लिए कि दिस क्यूबिक कैन बी रिड्यूस्ड इनटू ए लीनियर एंड ए क्वाड्रेटिक फैक्टर लाइक दिस। समझ में आ रहा है। अभी इसको अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा a, मतलब x का दोनों वैल्यू इमेजिनरी आ रहा है। समझ में आ रहा है, x का दोनों वैल्यू अगर इमेजिनरी आ रहा है मतलब क्या, ये कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है। फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x दिस कैन नेवर बी 0। सिर्फ x इक्वल टू 1 पुट करने से ये एक्सप्रेशन 0 होगा और कहीं पे 0 हो ही नहीं सकता। तो टेंशन खत्म, इतना कुछ सॉल्व करके आपको ये पता चल गया कि दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। समझ में आ रहा है ना। अभी आप लिखोगे as for all x belongs to real x square plus x plus 2 is always greater than equal to 0, ग्रेटर देन 0, क्योंकि आप जानते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर दिखाना चाहते हो तो दिखा देना, अच्छी बात है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके दिखा देना, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन में आपको कराया था, कहां पे, सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, देयरफॉर fx will be undefined, fx will be undefined। देखो वापस उल्टा कर रहे हैं, ठीक है ना। अनडिफाइंड कहां पे होगा वो ढूंढ रहे हैं, वेयर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर वाले कंसेप्ट में हमेशा हम उल्टा ही करते हैं। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 पे ये अनडिफाइंड होगा, देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन विल बी d ऑफ f कोलन डैश r माइनस 1। 1 को सिर्फ हटाओगे रियल नंबर सेट से तो ही सफिशिएंट है, फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा। क्लियर है, कोई डाउट है, चलो तो ये नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। मैंने प्रॉपर्ली नहीं लिखा, आप अच्छे से प्रॉपर्ली लिख के अपने कॉपी में नोट करके रखना, ठीक है। नोट करना, रिवीजन, ये सब का अहमियत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जितना होमवर्क का अहमियत होता है उसके लगभग बराबर ही अहमियत है आपका नोट करना और रिवीजन का। समझ में आ रहा है, क्लियर है, आगे सोचते चलिए। नंबर 6, fx इज इक्वल टू दिस। नंबर 6, fx का वैल्यू क्या दे रखा है, अंडर रूट 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 6 रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 2। दिस इज योर fx, ठीक है। अभी यहां पे आपको कितना रूट दिख रहा है, 2 रूट दिख रहा है, 2 रूट क्वांटिटी दिख रहा है और एक डिनोमिनेटर दिख रहा है। 2 रूट और एक डिनोमिनेटर, मतलब तीनों को सेटिस्फाई करना होगा, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी तो फंक्शन डिफाइंड होगा ना। तो वही चीज सोचते जरा, चलिए क्या लिखेंगे, और दोनों के दोनों रूट इवेंट रूट है। देखो इसमें 2 है, स्क्वायर रूट मतलब 2 और यहाँ पे 6 है। तो अगर 2 और 6 है तो आप जानते हो इवेंट रूट के अंदर कभी भी हम नेगेटिव होने नहीं दे सकते। इवेंट रूट के अंदर कभी भी अपन नेगेटिव नहीं होने दे सकते, आप जानते हो ये चीज। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर fx टू बी डिफाइंड, फॉर fx टू बी डिफाइंड 3x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्या, एंड x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है, पक्का है ना। एंड एक और चीज साथ में लिखेंगे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना। अगर इसको तरीके से लिखे सेट के फॉर्मेट में तो क्या लिखेंगे, और सुंदर करके क्या लिखना चाहते हैं, दोज वैल्यूज ऑफ x सच दैट 3x माइनस 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सेट हो गया। इसके साथ इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे, दोज वैल्यूज ऑफ x सच दैट x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसके साथ इंटरसेक्शन में लिखेंगे दोज वैल्यूज ऑफ x सच दैट 6 रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 इज नॉन जीरो। ठीक है, तो यहां से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू 7/3 से बड़ा है, तो 7/3 से इंफिनिटी हो गया। ठीक है ना, ये सब। और बस मैंने दिखाया, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अभी और लिखने का जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3, इसका मतलब है एंड मतलब इंटरसेक्शन, इसका मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और इसका मतलब है ये 0 नहीं हो सकता, मतलब 6 रूट ऑफ x प्लस 1 2 नहीं हो सकता। तो यहां से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, होल टू द पावर 6 कर देंगे तो ये 64 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 63 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है देख लो, ये बोल रहा है -1 से बड़ा, ये बोल रहा है 7/3 से बड़ा, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो वही आएगा, 7/3 पे क्लोज्ड भी है।
तो यहां से आंसर क्या आ रहा है 7/3 से इंफिनिटी, और बस इसके साथ क्या इंटरसेक्शन लेंगे x सच दैट x नॉट इक्वल्स टू 63। इन दोनों का अगर फाइनली पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके ये निकाला, फिर इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनली डोमेन ऑफ फंक्शन जो आएगा वो क्या आ जाएगा 7/3 से इंफिनिटी के बीच में 63 आ जाता है ना, तो 63 को बीच में ओपन कर दोगे, मतलब ब्रेक कर दोगे 63 को, और फिर 63 से इंफिनिटी कर दोगे। मतलब यहाँ पे पहले जो 63 घुसा हुआ था उसको हमने छांट करके निकाल दिया। समझ में आ रहा है ना? तो वही होता है ना, पहले हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर वाले कंडीशन को, जो भी जहां पे भी अनडिफाइंड होता है उस चीज को निकालते हैं, कहां पे अनडिफाइंड हो रहा है, किस x के वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो निकालते हैं और उसको रियल नंबर से सबट्रैक्ट कर देते हैं। बट अब की बार तो यहाँ पे रियल नंबर नहीं आया ना, अब की बार यहाँ पे और दो कंडीशन था, रूट वाला कंडीशन, तो उन दोनों को सेटिस्फाई करके ये मिला था, तो इससे हमने 63 को सबट्रैक्ट कर दिया। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 7/3 से इंफिनिटी माइनस 63, या फिर आप ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट? समझ आ रहा है ना? पक्का? चलो, डाउट होने से तो क्लास में आप बोलोगे, ठीक है सर? यार आप लोग बहुत कंजूस इंसान हो यार, इतना मेहनत करते हैं फिर भी एक दो वीडियो में लाइक भी नहीं देते यार, ठीक है? सेल्फिश हो यार, सेल्फिश हो। ठीक है, सेल्फिश होना अच्छी बात है फॉर दिस टाइम, ठीक है ना, फॉर दिस टाइम क्लास 11 तो 12 के लिए सेल्फिश होना अच्छी बात है। एक लाइक देने में भी तो समय जाता है ना भाई, एक आध सेकंड तो लगता है। हाँ, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरे लिए आप एक आध सेकंड भी बर्बाद करो, अपने पढ़ाई के लिए भी करो, जो भी करना है, ठीक है? मैं ऐसे ही मजाक किया सर, लाइक करके क्या करूंगा, ठीक है ना? लाइक से क्या मिलेगा? अगर अच्छा पढ़ाता हूँ, मेहनत करता हूँ आपके पीछे, ठीक है, तो लाइक ऐसे ही मिलेगा जिंदगी में। चलो, तो ये हो गया हमारा 7 तक, है ना? एक भी सेकंड हमारे लिए बर्बाद करने के लिए कभी नहीं बोलेंगे इस समय के लिए, ठीक है? जब आप जेई में सिलेक्ट हो जाएंगे और 12 में 100 लेके आ जाएंगे तब मेरा काम हो गया। उसके बाद अगर कभी बोल सकता हूँ 1-2 लाइक कर दो तो कर देना, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। चलो 8 नंबर, अगला सवाल देखते हैं, है ना? fx इक्वल टू 99th रूट, ठीक है ना? टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट देके था और मैंने 99 रूट कर दिया, क्योंकि आप जानते हो कि स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन, इवन रूट वाला एक क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी करा दी, समझ में आ रहा है ना? सॉरी 7 है, 7 इवन रूट वाला एक क्वेश्चन तो मैंने करा दिया आपको। अभी ये 99th रूट ऑफ 5 माइनस x माइनस 6πx है। समझ आ रहा है? क्लियर है? पक्का? कोई डाउट है? नहीं। अभी आप बोलोगे सर फॉर अंडर रूट टू बी डिफाइंड, जिस बच्चे को बेसिक मैथ्स का कंसेप्ट ही नहीं पता वो क्या बोलेगा यहाँ पे डायरेक्टली? मैं गारंटी देता हूँ सारे बच्चे वही लिखेंगे कि फॉर दिस रूट टू बी डिफाइंड 5 माइनस x माइनस 6/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वहां से x सॉल्व करके निकालेंगे, ऑप्शन में भी एक ऑप्शन प्रेजेंट होगा और वो सरनाश होगा अपना, ठीक है? बट आप ध्यान से देखोगे अंडर रूट वाला कंडीशन जो अंडर रूट के अंदर नॉन नेगेटिव होता है वो किधर लगता है? वो उधर ही लगता है जहां पे इवन रूट होता है। बट इस जगह पे क्या रूट दिया हुआ है? ऑड रूट दिया हुआ है, तो ऑड रूट के अंदर कभी भी नॉन नेगेटिविटी का कंडीशन लगता ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, फॉर fx टू बी डिफाइंड, फॉर fx टू बी डिफाइंड सिर्फ हमें किसको ध्यान देना पड़ेगा? इस नालायक को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रूट के साथ साथ यहाँ पे डिनोमिनेटर भी प्रेजेंट है, तो डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो। वही हमारा इकलौता कंडीशन हो जाएगा इस केस में, और कोई कंडीशन होगा ही नहीं। फॉर fx टू बी डिफाइंड x मस्ट बी नॉन जीरो, और रूट के ऊपर कोई कंडीशन लगेगा ही नहीं, ठीक है? देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा आपका? d ऑफ f कॉलन r माइनस 0। समझ में आ रहा है ना? r माइनस 0 मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से 0 को हटा दिया, क्योंकि 0 पे सिस्टम अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है? और इसी चीज को किसी बुक में आपको या फिर शीट में भी बहुत बार ऐसे रिप्रेजेंटेशन में दिख जाएगा, ठीक है ना? r0 z0 मतलब क्या? नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट होता है। क्या होता है? नॉन जीरो रियल नंबर्स का। अगर मैं ये लिख दिया तो आप समझ जाओगे नॉन जीरो इंटीजर का सेट है, ठीक है? क्लियर है? चलो, तो यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया। अभी थोड़ा सा आपको पैटर्न चेंज किया जाएगा, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल रूट और डिनोमिनेटर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको ऑलरेडी। अभी आप नीचे फंडामेंटल चीज देख सकते हो कि एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व हुआ, फिर बॉक्स आया, फ्रैक्शन आया, लॉगरिथमिक आया। अभी थोड़ा सा पैटर्न में चेंज होगा और नेक्स्ट सेशन में तो बड़े बड़े जायंट्स जो है वो आ जाएंगे हमारे सामने, ठीक है? जरा ध्यान से देखते चलो। 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना? उसमें आपको बोला जा रहा है fx कैन बी एक्सप्रेस्ड एज हाफ टू द पावर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक बात है? क्लियर है? कोई डाउट?
वेट करता हूं, नहीं होगा। सही है, चलो जरा ध्यान से देखते हैं क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे कि हाफ टू दी पावर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी आप जानते हो कि बीच में प्लस देकर के दो फंक्शन को जोड़ दिया गया, तो दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन हो जाएगा एफ एक्स का डोमेन, ठीक है। तो दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन, सबसे पहले तो हम इस फंक्शन का डोमेन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए टू दी पावर एक्स। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, इसका डोमेन रियल होता है, मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मैं बोला ठीक है, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट एक्स की जगह पे जो चीज लिखा गया है वो तो अपने आप में एक जहरीला चीज है ना, नहीं आ रहा है। अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से होता, अगर आपका क्वेश्चन सिर्फ इस प्रकार से होता, तब मैं बोलता कि कोई टेंशन नहीं है, इसका डोमेन रियल नंबर होगा, क्योंकि यहां पे कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी आया वो हमेशा अपने आप पे डिफाइंड है, बट ये नालायक अपने आप में डिफाइंड नहीं है, ये अपने आप में अनडिफाइंड होने का चांस बनेगा, क्योंकि इसके अंदर रूट आ गया ना। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर आ जाता तो भी हम नहीं बोल सकते थे, तो भी हमें सोचना पड़ता कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ता, ठीक है ना, बिकॉज डिनोमिनेटर आ जाता। उसी प्रकार से यहाँ पे अंडर रूट आ गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो वही चीज आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को अगर और खूबसूरत बनाना चाहते हो तो आप हाफ टू दी पावर 1 बाई रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते, बट अभी डिनोमिनेटर प्रेजेंट होने की वजह से सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 हो जाएगा। यहां से सॉल्व करना बच्चों को आता है इनइक्वालिटी, ठीक है ना। देयरफॉर x का जो वैल्यू हो जाएगा वो -2 से 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और इसके साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका डोमेन, इसका डोमेन क्या है, ये क्या बोल रहा है, इसका डोमेन मतलब रियल नंबर और सेट से 1 को हटा दो, क्योंकि 1 पे ये अनडिफाइंड हो रहा है ना, तो ये बस ये बोलेगा कि ये x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। मतलब इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो इस सेट से 1 को हटा दो तो आंसर आ जाएगा। तो डोमेन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -2 से 1 पे ब्रेक करो और फिर 1 से 2 तक। और अगर क्वेश्चन आपका ये वाला होता तो यहाँ पे -2 और 2 पे क्या आ जाता, क्लोज्ड इंटरवल आ जाता, बट एज मैंने डिनोमिनेटर इन्वॉल्व कर दिया तो ये और अच्छा क्वेश्चन बन गया। तो -2 और 2 से भी इक्वालिटी जो है वो हट गया, क्लोज्ड इंटरवल हट गया, समझ में आ रहा है। तो कुछ इसी प्रकार से मिक्सचर ऑफ फंक्शन आप करेंगे, पर ध्यान देना स्पेशल फंक्शन जब भी आएगा तो उस केस में स्पेशल फंक्शन का डोमेन क्या है वो तो लगाना ही पड़ेगा, और साथ में स्पेशल फंक्शन में अंदर कोई रूट या फिर डिनोमिनेटर या फिर और कोई स्पेशल फंक्शन बैठा हुआ है नहीं, वो हमें चेक करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, ठीक है ना। ठीक है, जैसे हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में याद है ये बोलते थे ना कि इस लॉग के अंदर पॉजिटिव होना पड़ेगा, साथों साथ इसके ऊपर भी कंडीशन लगाते थे कि इस लॉग के अंदर वाला क्वांटिटी भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। वही लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जो पहले समझाया था आपको, अभी अगर उसी चीज को अंडर रूट के अंदर लिख करके एक फंक्शन बना दूंगा तो वही क्वेश्चन डोमेन का बन जाएगा। फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, फिर आप वही लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते रहेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो इनइक्वालिटी जो है वो फंक्शन का एक टूल है, उसके बिना फंक्शन अधूरा है, चलेगा ही नहीं। फंक्शन क्या मतलब पूरा कैलकुलस, कैलकुलस का लैंग्वेज ही आप समझ सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो इनइक्वालिटी एक टूल है, चैप्टर की तरह मत देखना, टूल है बेसिकली, ठीक है ना, उसके बिना होगा ही नहीं कुछ, ठीक है। और वही चीज पढ़ाया नहीं जाता है, आप समझ सकते हो कि क्या चल रहा होगा, कैसे आइडिया निकलेंगे सिलचर से, तो इम्पॉसिबल होगा, क्यों नहीं होगा, सिस्टम इतना खराब चलेगा कैसे। तो ये हो गया, अब इस चीज को इरेज करते हैं अपन, आप प्रॉपर्ली लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाई बॉक्स एक्स, 1 डिवाइडेड बाई बॉक्स एक्स, नंबर 9, 1 डिवाइडेड बाई बॉक्स एक्स। अच्छा, अभी आप बोलो तो कि बॉक्स फंक्शन कहां पे अनडिफाइंड होता है, अब सॉरी बॉक्स फंक्शन कहां पे अनडिफाइंड, बॉक्स फंक्शन का खुद का डोमेन क्या होता है, आप बोलोगे रियल नंबर होता है, कोई टेंशन नहीं, बॉक्स फंक्शन हर जगह पे डिफाइंड होता है, बट यहां पे डिनोमिनेटर में है बॉक्स, मतलब ये 0 नहीं होने दे सकते हम, ठीक है ना। डायरेक्टली लिखेंगे फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, ठीक है। बॉक्स का तो डोमेन रियल है, कोई टेंशन नहीं है, बॉक्स अपने आप में तो डिफाइंड है, बट एज बॉक्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0 हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं हो सकते, मतलब x किसके इक्वल नहीं हो सकता, x 0 से ओपन इंटरवल 1 वाले इंटरवल के इक्वल नहीं हो सकता है। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू x नहीं हो सकता है, क्यों,
क्योंकि इस इंटरवल का कोई भी वैल्यू अगर x लेता है तभी तो बॉक्स x का आंसर 0 मिलता है ना। आप जाके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जरा चेक करो ना कि बॉक्स x 0 किस वैल्यू के लिए होता है। बॉक्स x 0 0 से 1 इस पूरा इंटरवल के लिए होता है, जहां पे 0 पे क्लोज्ड और 1 पे ओपन होता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? Therefore डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली आप रियल नंबर सेट से इसको क्या कर दोगे? हटा दोगे। ऑब्वियसली आप रियल नंबर सेट से इस 0,1 को हटा देंगे, या फिर अगर इसको और अच्छे से लिखने का प्रयास करें तो माइनस इंफिनिटी से यहाँ पे क्लोज हो गया तो यहाँ पे ओपन होगा, और यहाँ पे ओपन हो गया तो यहाँ पे क्लोज 1 से इंफिनिटी। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, वही रिजेक्शन वाला उल्टा तरीका, कहां पे अनडिफाइंड होगा वो निकाल दिया, क्योंकि आप जानते हो डिनोमिनेटर में हमेशा हम वही करते हैं। ठीक है, अंडर रूट के केस में डायरेक्टली करते हैं, बट डिनोमिनेटर में हमेशा हम वही करते हैं, उल्टे तरीके से करते हैं तो कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है ना? चल आगे देखते हैं 1 बाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, fx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है ना? सेम चीज है, फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड आप क्या लिखोगे? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x शुड बी नॉन जीरो। अभी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहां पे जीरो होता है? किस चीज का फ्रैक्शन पार्ट जीरो होता है? जरा सोच के देखो ना। जब x का वैल्यू इंटीजर होता है तभी फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। समझ में आ रहा है? तो यहां से आप इंप्लाई करके क्या लिखोगे? x does not belong to integer, मतलब x का आंसर कभी भी मैं इंटीजर होने नहीं दे सकता। Why? Because अगर x इंटीजर हो गया तो उसका फ्रैक्शन पार्ट जीरो हो जाएगा, और अगर फ्रैक्शन पार्ट जीरो आ गया डिनोमिनेटर में तो पूरा पूरा fx फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना? Therefore डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? d of f belongs to r minus z हो जाएगा, दैट इज सेट ऑफ रियल्स माइनस सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो रियल नंबर का सेट से हम इंटीजर का सेट को पूरा पूरा माइनस करके जो भी नॉन इंटीजर रियल नंबर्स है, नॉन इंटीजर रियल नंबर्स, वही हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? वही हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन। क्लियर है? चलो, वही हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन। अगला क्वेश्चन नंबर 11, fx इज इक्वल टू log ऑफ 4 माइनस बॉक्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे स्पेशल फंक्शन, यहाँ पे ना बॉक्स सॉरी ना डिनोमिनेटर है ना अंडर रूट है, कुछ भी नहीं है, स्पेशल फंक्शन है पूरा पूरा log। तो log को डिफाइन करना होगा। log फंक्शन कब डिफाइंड होता है ना? x वाला x log x कब डिफाइंड होता है? जब x पॉजिटिव होता है। तो ऑब्वियसली log ऑफ समथिंग कब डिफाइंड होगा? जब ये समथिंग वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे? फॉर समथिंग क्या लिख रहा हूं? फॉर fx टू बी डिफाइंड, फॉर fx टू बी डिफाइंड, ठीक है, 4 माइनस बॉक्स x का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज बॉक्स x का होल स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। तो यहां से आ गया बॉक्स x प्लस 2 इंटू बॉक्स x माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बॉक्स x को t मान लेता हूं, t मानने का मतलब अगर बोर्ड्स में करना है तो आप कर सकते हो, बट खैर बोर्ड्स में ये सब आता भी नहीं है। लेस देन 0, तो t का वैल्यू जो होगा वो -2 से 2 तक हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देयरफॉर t कौन है आपका? बॉक्स x है, तो बॉक्स x का वैल्यू क्या हो गया? -2 से 2 हो गया। अगर बॉक्स x का वैल्यू -2 से 2 हो गया तो आप जानते हो ये तो बस कहने का चीज है, हकीकत में तो बॉक्स x -2 से 2 हो ही नहीं सकता। इसके अंदर जो इंटीजर्स होगा वही होगा आंसर। अगर यहाँ पे क्लोज्ड होता तो -2 और 2 भी हो जाता, बट एज यहाँ पे क्लोज नहीं है। क्लोज क्यों नहीं है? क्योंकि ये कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हो गया तो log 0 अनडिफाइंड हो जाएगा ना। log के अंदर नॉन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव हो नहीं सकता है। जीरो पे ये अनडिफाइंड हो जाता है, माइनस इंफिनिटी को अटेंड करता है। अगर आप जरा ध्यान से देखो ना, जीरो पे ये माइनस इंफिनिटी को अटेंड करता है, माइनस इंफिनिटी कभी हो नहीं सकता है। सिमिलरली ये जीरो भी नहीं हो सकता। ये ग्राफ कभी भी इस लाइन को टच करता है क्या? कभी नहीं करता है। ठीक है, तो बॉक्स x का वैल्यू यहाँ पे -2 से 2 है, उसका मतलब क्या है? बॉक्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 0 और 1 हो जाएगा। अगर बॉक्स x का वैल्यू -1 0 और 1 हो गया तो x का वैल्यू क्या होगा? जरा ध्यान से सोचो तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू -1 से 2 ओपन तक होगा। क्यों? यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सोचो 1.8 का बॉक्स क्या होता है? 1 होता है। 1.7 का बॉक्स 1 होता है। 1.1 का बॉक्स 1 होता है। 2 का बॉक्स क्या होता है? 2।
एज बॉक्स यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, तो आंसर लास्ट 1.999 तक हो सकता है, क्योंकि अगर x का वैल्यू मैंने 1.999 भी लिया तो बॉक्स तो आंसर 1 ही आएगा ना, तो इसीलिए मैंने 2 तक लिया जहां पे ओपन रखा, क्योंकि 2 पे अगर क्लोज कर दूंगा तो बॉक्स 2 आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए 2 पे ओपन दिया। और यहाँ पे जैसे -0.5 का बॉक्स -1 हो सकता है, -0.7 भी -1 हो सकता है, -0.999 भी उसका बॉक्स -1 हो सकता है, पीछे वाला इंटीजर। -1 का बॉक्स भी -1 होगा, हो सकता है, बट अगर मैंने -1.1 ले लिया x का वैल्यू तो बॉक्स हो जाएगा -2, जो कि हो नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा चीज बोला भाई, क्या हो जाएगा? सिंपल चीज यहाँ पे -1 पे आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन को अगर मैं इस प्रकार से दे देता, √4 माइनस बॉक्स ऑफ x स्क्वायर, इसका डोमेन निकालो। ठीक है ना, तो अब क्या बोलते हैं, दिस फंक्शन, इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए दिस फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता। आता नहीं आता? बोल, ब्लू से कर रहा हूं, इस फंक्शन में यहाँ पे इक्वल टू आ जाता, यहाँ पे भी इक्वल टू आ जाता, यहाँ पे भी इक्वल टू, तो ये साथों साथ क्लोज हो जाता। समझ में आ रहा है ना? ये भी क्लोज हो जाता, और यहाँ पे +-2 और 2 वैल्यू आ जाता। अगर +-2 और 2 वैल्यू आ गया तो इसका आंसर जो होगा x का, वो कहां से शुरू होगा? तब -2 से कहां तक चलता? 3 तक चलता, क्योंकि 2.999 का बॉक्स भी 2 होता है, बट 3 नहीं लिख सकता। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं सफिशिएंट कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया डोमेन के ऊपर। अभी और कुछ बड़े बड़े जॉइंट्स लेते हैं और उनको प्रॉपर्ली समझते हैं कि उनका डोमेन हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, आज का पूरा ये लेक्चर 4 डोमेन के नाम ही रहेगा, अगला लेक्चर रेंज के ऊपर आएगा। ठीक है, तो चलिए और कुछ प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हो, लॉगरिथम के फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, अभी इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जरा सोचो तो आप प्रॉपर्ली। आप जानते हो अभी मैंने कराया सेम क्वेश्चन आपको लॉग के अंदर, बस पहले बेस में कुछ नहीं था, बेस में कांस्टेंट था, या तो 10 या तो ये कुछ भी था। ठीक है ना, बेस डिफाइन था पहले, अभी बेस में भी वेरिएबल आ गया। ठीक है, तो सेम चीज, इस पूरे चीज को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, फॉर fx टू बी डिफाइंड, क्या होना पड़ेगा, x-5 ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ठीक है, बेस को भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, याद है? एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, बेस कभी 1 भी नहीं हो सकता। तो सिंपल यहां से पता चल रहा है x ग्रेटर देन 5, यहां से पता चल रहा है x लेस देन 7, और यहां से पता चल रहा है कि x का वैल्यू 6 नहीं हो सकता। तो आंसर जो होगा x का वो क्या होगा, 5 से 7 तक एक्सेप्ट 6। तो आंसर हो जाएगा 5 से 6 यूनियन 6 से 7। समझ में आ रहा है ना? 6 पे ब्रेक कर दिया, तो दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? इस प्रकार से बेस में जब कंडीशन आएगा तो बेस का भी कंडीशन लेना पड़ेगा कि ये वाला वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव होता है, और बेस पे एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाता है, बेस नॉट इक्वल टू 1। कितना बार बताऊं आपको, लॉगरिथम चैप्टर में पढ़ा दिया, इनइक्वालिटी चैप्टर में पढ़ा दिया, अभी इतना कम टाइम में 3 महीने के अंदर 3rd टाइम पढ़ा रहा हूं ये कंसेप्ट आपको। ठीक है, तो अभी अगर याद नहीं हुआ तो और कैसे क्या होगा बोलो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू लॉग बेस में 2 13। प्रॉब्लम नंबर 13 देखो, fx इक्वल टू बेस में log बेस 2 1 माइनस लॉगरिथम ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2। अभी सिंपल सा लॉजिक, इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, जरा ध्यान से सोचो तो एक बार, क्या होना पड़ेगा इसको डिफाइन होने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड, फॉर fx टू बी डिफाइंड, क्या होना पड़ेगा, कितना लॉग है, सबसे पहले इस लॉग को डिफाइन करना होगा। इसका बेस में तो 2 है, बेस में अगर 2 है तो बेस तो डिफाइंड है, बट अंदर वाला वैल्यू क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अंदर वाला वैल्यू क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। फिर आएगा इस लॉग का वाली, इस लॉग को डिफाइन होने के लिए इस x-1 को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, और इसका बेस भी क्या है, डिफाइंड है। इसलिए बोला था जितने लॉगरिथम है उतना डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना, अंदर घुस के आपको चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अंडर रूट वगैरह आ जाता तो मतलब कहीं भी अंडर रूट डिनोमिनेटर आ जाता तो उसका कंडीशन भी आपको इंटरसेक्शन पे लेना पड़ता। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से आपको काम चलाना होगा। x-1 बेस 2 लेस देन 1 हो गया। अभी आप जानते हो अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आता है, 2 टू द पावर 1 2 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये हो गया x लेस देन 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 1। क्लियर है? तो x 1 से बड़ा और यहाँ पे x 3 से छोटा, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन होकर क्या मिला,
1 से बड़ा और 3 से छोटा। देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? ओपन इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 3 तक। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द डोमेन ऑफ एंटायर फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, क्लियर है भाई? तो यहां तक हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अच्छे से, प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा अच्छे से। देखो आगे, एफ एक्स इक्वल टू 14, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो दो प्रकार की चीज आ गया यहाँ पे, एक तो साइन एक्स आ गया, एक फंक्शन और दो फंक्शन, दोनों का डोमेन इंडिविजुअली निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? अभी साइन एक्स का तो अपना खुद का तो कोई डोमेन वगैरह नहीं होता है ना, साइन एक्स का डोमेन तो रियल नंबर ही होता है। ठीक है, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन, इक्वल टू भी होगा क्योंकि डिनोमिनेटर वगैरह तो है नहीं, एंड 16 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी अगर यहां पे साइन के जगह पे 10 हो जाता तो फॉर दिस, अभी तो बस ये दोनों कंडीशन जो मैंने लिया, ये दोनों इस रूट को डिफाइन करने का कंडीशन है। बट यहां पे अगर 10 आ जाता तो इस 10x को डिफाइन करने के लिए भी एंड देकर के लिखना पड़ता x नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। समझ में आ रहा है? बिकॉज अगर वो मैं नहीं लिखता हूं तो शायद कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आंसर में आ जाए, और अगर आ गया तो उस वैल्यू के लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। 10x अनडिफाइंड हो जाएगा तो पूरा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ रहे हो ना? खेल एक क्वेश्चन में हजारों कॉन्सेप्ट डिस्कस करके दे रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी आप बोलोगे सर ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है, इसको तो सॉल्व करना अभी तक नहीं सिखा है। हाँ मानता हूं नहीं सिखाया, नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया तो लगा ही सकते हैं। दिमाग है ना, दिमाग है, दिमाग लगाएंगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, जो आता है पहले उसको करते, फिर देखते हैं क्या जुगाड़ लगाते हैं। ठीक है ना? तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू हो जाएगा -4 से 4। अगर किसी को नहीं आता है तो चुल्ले और पानी में डूब के मर जाओ आप। ठीक है, चलो आगे देखो। अभी साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सॉल्व करने के लिए हमें साइन एक्स का ग्राफ का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को हमेशा कैसे सॉल्व करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं इसी क्वेश्चन में। ये हो गया आपका साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है ना? ये हो गया आपका साइन एक्स का ग्राफ। 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये हो जाएगा -पाई, ये हो जाएगा -2 पाई, इस प्रकार से। ठीक है, अभी आप देख सकते हो किस किस इंटरवल के लिए साइन एक्स पूरा पूरा पॉजिटिव है, क्योंकि आपको सॉल्व क्या करना है? साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो सॉल्व करना है ना। तो दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी द आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी, जिसके लिए आपका क्या बोलते हैं, साइन एक्स का आंसर पॉजिटिव हो जाए। तो किस एक्स के वैल्यू के लिए साइन एक्स पॉजिटिव हो रहा है? देखो, इस इंटरवल के लिए होगा, फिर इस इंटरवल के लिए होगा, फिर इस इंटरवल के लिए होगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे इनफाइनाइट इंटरवल्स मिल जाएगा जिसके लिए साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे ग्राफ से सीखते हैं। अगर यहाँ पे हाफ आ जाएगा तो किस प्रकार से करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी में सीख जाएंगे, उसका टेंशन मत करो, जो बता रहे पहले उसको देखो। ठीक है, तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर हो गया तो बस हमें पॉजिटिव वाला इंटरवल देखना है, तो हमने रेड से मार्क कर दिया पॉजिटिव वाला इंटरवल को। बट यहाँ पे जो मतलब इनफाइनाइट इंटरवल्स आएगा ना, जो इसका आंसर होगा, बट इसका आंसर के साथ अल्टीमेटली हम करेंगे क्या? अल्टीमेटली इसका आंसर के साथ इसका इंटरसेक्शन ही तो लेंगे ना भाई। नहीं आ रहा है क्या? अल्टीमेटली इसका आंसर के साथ तो इस चीज का इंटरसेक्शन ही लोगे। तो डायरेक्टली इसका आंसर तो ग्राफ में ही आपको दिख रहा है, तो डायरेक्टली इस इंटरवल को ग्राफ में प्लॉट कर दो ना, और फिर इंटरसेक्शन ले लो, काम खत्म। नहीं आ रहा है क्या समझ में बात को? जरा ध्यान से देखो। -4 क्या होता है? -पाई से थोड़ा सा पीछे होगा, दैट इज यहां पे होगा -4। समझ में आ रहा है ना? यहां पे होगा, दिस विल बी x इज इक्वल टू -4, और x इक्वल टू 4 क्या होगा? पाई से थोड़ा सा आगे होगा, क्योंकि 3.14 से थोड़ा सा आगे हो जाएगा, ये ज्यादा आगे हो गया, थोड़ा सा आगे होगा, ज्यादा आगे नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो अभी बस सिंपल सा चीज देखना है ना कि अभी ब्लू वाला आंसर क्या है? ब्लू वाला आंसर है -4 से 4, दैट इज इसका आंसर।
और रेड वाला आंसर इस ग्राफ में रेड वाला खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे आगे और भी कंटिन्यू होगा, ऐसे ऐसे इधर और भी कंटिन्यू होगा। तो अल्टीमेटली हमें रेड और ब्लू का इंटरसेक्शन ही तो लेना है ना भाई। तो देख लो ना रेड और ब्लू का कॉमन हिस्सा क्या है, ग्राफ में चेक कर लो, ग्राफ में चेक कर लो रेड और ब्लू का कॉमन हिस्सा क्या है, उधर क्या आया वो उससे तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहां पे करा रहा हूं, क्योंकि इसके बाहर क्या आ रहा है उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता है। इसके साथ इस ब्लू वाले रीजन के साथ जब भी इंटरसेक्शन लोगे तभी तो ये रेड वाला ही दोनों आएगा ना, और इधर वाला तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इधर वाला तो रेड ब्लू के अंदर घुसा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फ्रॉम ग्राफ आपको क्लियरली दिख रहा है, ये वाला जोन हो गया और ये वाला जोन हो गया। समझ में आ रहा है ना? दैट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जो हो जाएगा वो -π से कहां तक, सॉरी -4 से कहां तक होगा, -π तक। दोनों जगह पे क्या होगा, यहां पे भी इक्वालिटी है, यहां पे भी इक्वालिटी है, दोनों जगह पे क्लोज होगा। दैट इज -4 से लेकर के कहां तक होगा, -π तक, जो ये वाला हो गया। और ये वाला क्या हो जाएगा, यूनियन दे करके 0 से कहां तक, π तक। तो ये दोनों हो गए इस दोनों इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन, मतलब इस फंक्शन का डोमेन। ठीक है, तो समझ गया ना? एक और फ्लेवर आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, तो मैंने आपको सिखा दिया इस जगह पे। क्लियर है? चलो अभी आगे की क्वेश्चन में बात करते हैं। प्रॉपर्ली अच्छे से नोट करके रखिएगा, अगर समझ नहीं आता है तो मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, दुनिया बहुत तेजी से भाग रहा है आपके आगे। ठीक है, आपको भी भागना पड़ेगा। लाइफ इज ए रेस, बोलता नहीं है 3 इडियट्स में, है ना? वायरस बोलता है ना, सुनते होंगे। ठीक है, लाइफ इज ए रेस। हाँ वाकई रेस है, 11th 12th वाकई रेस है, मानना पड़ेगा, वायरस को विश्वास करना पड़ेगा, है ना? अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि 11th 12th एक रेस नहीं है। अगर आप रेस मान करके आगे चले जाते हो और बाद में जाकर के अपने आप को इनोवेटिव बनाते हो, इनोवेटिव तो इस जेई प्रिपरेशन के थ्रू तो आप क्या हो रहा है, आपका दिमाग ही डेवलप हो रहा है ना। आप इनोवेटिव मतलब अभी वही रटाफिकेशन करके क्या फायदा, ठीक है ना? इनोवेशन तो कुछ होगा नहीं आपका, ठीक है ना? इससे अच्छा वही चीज डेवलप कर। समझ में आ रहा है ना? अभी 11th 12th में तो कोई इनोवेशन कर नहीं सकते हो ना, अगर करना है तो कॉलेज में जाके करना होगा। तो कॉलेज में इनोवेशन करने के लिए उस प्रकार की कॉलेज में तो जाना पड़ेगा ना, जहां पे वो प्लेटफॉर्म आपको दिया जाएगा। किसी फालतू कॉलेज में जाके एडमिशन लेंगे, किसी यूनिवर्सिटी फालतू में जाके एडमिशन लेंगे तो थोड़ी ना आपको वो प्लेटफॉर्म को एक्सपोजर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो कहां से आप करोगे? ठीक है, तो अभी तो इसको मतलब आफ्टर 12 राइट इज रेस, ये गलत बात है, ये वायरस का गलत स्टेटमेंट था उधर जो अमेरिका ने गलत प्रूव किया था। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल गलत है, क्योंकि उधर वो इनोवेशन ही सब कुछ होता है, उधर आपको नंबर से कुछ नहीं मिलेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के नंबर, इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई भी जाके आपको नहीं बोलेगा, या फिर कॉलेज में कॉलेज लाइफ में कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि आप अगर नंबर लाओ तो भी होगा, है ना? सुंदर पिचाई आप जानते हो, गूगल का सीईओ था, लेकिन इंजीनियर कौन सा था? वो मेटलर्जिकल इंजीनियर था, बट बन गया कंप्यूटर साइंस का इतना बड़ा डॉन। समझ आ रहा है क्या? तो वो खुद का मेहनत से बना, ठीक है ना? तो वो तो इनोवेशन काम करता है ना? वायरस का स्टेटमेंट कॉलेज लाइफ में बिल्कुल गलत था, बट 11th 12th में वही स्टेटमेंट को मैं वैलिड कर सकता हूं। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, इधर आपको रेस में भागना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में बैठेंगे 15 लाख, सिलेक्ट होंगे 5000 अच्छे से। ठीक है, तो उस रेस में घुसने के लिए तो आपको फाइट मारना ही पड़ेगा ना, और फाइट शुरू करो। जिस प्रकार से बोल रहे हो उस प्रकार से मारोगे तो गारंटी आपका सिलेक्शन, आपको कोई हरा नहीं सकता है आईडीजी मैथमेटिक्स में। बाकी आपको तैयार करना होगा, बाकी आपको जो भी आप खुद से तैयार करना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको कोई हेल्प करने नहीं आने वाला है, स्पेशली इस शहर में। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना? वायरस का स्टेटमेंट उधर गलत था, बट इधर हम ट्रू कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, थोड़ा बहुत उसका सम परसेंटेज ट्रू है, इधर आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला तो आप दिखाओगे कहां पे अपना टैलेंट। ठीक है, उधर जाकर के अगर एक अच्छा जगह पे चले जाते हो, फिर अपना टैलेंट शो करोगे, तब जाके ना आपको अच्छी जगह पे लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? बट ऐसा नहीं कि आप किसी भी गंदे कॉलेज में गए तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, नहीं। आप उधर जाके भी बहुत ज्यादा, मैं बार बार ये चीज समझा चुका हूं आप लोगों को, उधर जाके भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो जिंदगी में। ठीक है, आप एक प्राइवेट कॉलेज में जाके भी बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी जिंदगी में। ठीक है, बट अभी ये सोच के क्या फायदा, अभी तो आप बेस्ट का बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढो ना। ठीक है ना? प्राइवेट कॉलेज में जब अगर आप 2 साल फाइट मारने के बाद नहीं कर पाए, तब आप वो चीज सोचोगे। अभी सोच करके अपना 2 साल ये खराब करके कोई फायदा है क्या? नहीं ना, क्योंकि सक्सेस का ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो प्राइवेट कॉलेज में नहीं है, उससे कहीं गुना ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस में है। ठीक है, तो उधर जाएंगे तो बेस्ट कॉलेजेस मिलेगा ना अपने को। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो देखो, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है ना? 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। तो इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा बोलो? एक तो अंडर रूट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड क्या होना पड़ेगा? एक तो अंडर रूट को सेटिस्फाई होने के लिए कॉस ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
बट वही वापस डिनोमिनेटर को सेटिस्फाई कराने के लिए मैं बोलूंगा इक्वालिटी को हटा दो। क्यों बोलूंगा? क्योंकि पहले आप देख चुके हो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बता दिया डिनोमिनेटर नॉन जीरो का, इंटरसेक्शन देके लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, यहां से इनइक्वालिटी सॉरी इक्वालिटी आप हटा दो। ठीक है, अभी cos ऑफ sin x को ग्रेटर देन 0 इस चीज को सॉल्व करना है। ये बड़ा फेमस चीज है मार्कशीट में, और 2-3 क्वेश्चन इस सिलेबस में आपको मिल जाएगा, sin ऑफ cos x भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस चीज को ध्यान से समझा करो। ठीक है, कि cos ऑफ sin x ग्रेटर देन 0 कहां पे होगा? बाहर कौन है? cos है, तो ऑब्वियसली ग्राफ पे किसका बनाऊंगा? cos का ही बनाऊंगा। ये देखो cos का नेचर इन -π/2 से π/2, ये होता है 0 से 1। ठीक है, अभी आप बोलो ना कि sin x कुछ भी, x का वैल्यू कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, sin x हमेशा क्या रहेगा? -1 से 1 ही रहेगा ना। और आप जानते हो माइनस, ये है आपका -1.57, ये है आपका 1.57, मतलब -1 से 1 पूरा इस इंटरवल के बीच में बैठा हुआ है। तो आप जानते हो कि अगर -1.57 से 1.57 पूरा इंटरवल के लिए cos थीटा हमेशा पॉजिटिव है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, तो -1 से 1 पूरा इंटरवल के लिए भी तो cos थीटा हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, क्योंकि x का कोई भी वैल्यू पुट करो sin x का आंसर तो हमेशा -1 ही होगा। x का कुछ भी वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा sin x हमेशा -1 से 1 के अंदर ही आएगा, और sin x अगर -1 से 1 के अंदर आएगा तो cos ऑफ दैट वैल्यू भी हमेशा क्या आंसर देगा? पॉजिटिव आंसर देगा। तो आंसर कुछ भी हो जाए x का वैल्यू, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? विच इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन इसका क्या हो जाएगा? रियल नंबर का सेट हो जाएगा। कोई भी रियल वैल्यू आप पुट कर सकते हो इस जहां पे ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा, बिकॉज कोई भी रियल नंबर x के लिए साइन ऑफ x का आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा, और -1 से 1 के बीच में अगर cos का इनपुट होता है तो cos आंसर में क्या देता है? पॉजिटिव, और फाइनल आंसर किसका दे रहा? cos का ही दे रहा है, क्योंकि cos सबसे बाहर में है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, क्लियर है? फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, इसीलिए इसका डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। सही है? क्लियर है सर? चलो इसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, देखो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एनपीआर एनसीआर का कंसेप्ट। ठीक है, जो लोग इनका आंसर हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में आता है, ये सबका एनपीआर एनसीआर, जो लोग देखे हो ये सब तो देखे हो, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, बस अभी के लिए याद करो, बाद में कैसे होता है वो बोलेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। इन दोनों एक्सप्रेशन को डिफाइन होने के लिए n जो है वो हमेशा r से बड़ा या फिर उसके इक्वल होता है, पहला कंडीशन। n जो है वो r से हमेशा बड़ा या फिर उसके इक्वल होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन कि n हमेशा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, n हमेशा नेचुरल नंबर होता है। और तीसरा कंडीशन r हमेशा होल नंबर होता है। ठीक है, r 0 भी हो सकता है होल नंबर, बट कोई भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो इन्हीं कंडीशन को, इन 3 कंडीशन को ध्यान रखने के लिए ये 3 कंडीशन होता है इन दोनों को डिफाइन करने का कंडीशन। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन डिफाइन तभी होगा जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या बोलेंगे? n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो यहां से हमें x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 9 से छोटा मिल जाएगा। फिर हम क्या बोलेंगे कि x + 1 मस्ट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो x + 1 अगर नेचुरल नंबर होगा तो x का वैल्यू कहां से शुरू होगा? ऑब्वियसली x का वैल्यू क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। तो आप जानते हो ना कि होल नंबर +1 करेंगे तभी तो नेचुरल नंबर आएगा ना। 0 1 2 3 4 सबके साथ अगर +1 कर दो तो कहां से शुरू होना चालू हो जाएगा? आपका 1 से। 1 2 3 4 हो जाएगा। तो होल नंबर का सेट के साथ +1 करोगे तभी तो नेचुरल नंबर का सेट मिलेगा ना। तो ये क्या हो गया? इसको सेटिस्फाई करने के लिए x हो गया आपका होल नंबर। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 है। और अभी नंबर 3 कंडीशन देखो कि r मस्ट बी होल नंबर, दैट इज 2x - 8 मस्ट बी होल नंबर। पहले तो हम क्या करेंगे? अल्टीमेटली तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 ही तो लेंगे ना। पहले 2 का इंटरसेक्शन ले लो। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेकर के क्या मिल रहा है? मैं आपको ट्रिक सिखा के दे रहा हूं। ट्रिक मतलब दिमाग से जो निकालने वाला चीज होता है। ध्यान से देखो, 1 और 2 का अगर मैं इंटरसेक्शन लिया तो ये बोल रहा है 9 से छोटा और ये बोल रहा है होल नंबर। मतलब क्या कि ऐसा होल नंबर 1 और 2 का इंटरसेक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ऐसा होल नंबर जो कि 9 या फिर 9 से छोटा है। तो ऐसा कौन कौन हो जाएगा? 0 1 2 3 अप टू कहां तक? 9 तक हो जाएगा। और फिर इसके साथ किसका इंटरसेक्शन ले लो? 3 का इंटरसेक्शन ले लो। मतलब क्या करोगे? क्या इसको सॉल्व करना जरूरी है? नहीं, ये सारे वैल्यूज यहां पे उठा करके चेक कर लेते कि किसके लिए कौन सा x का वैल्यू पुट करने से 2x - 8 होल नंबर होता है। तो पुट करके देखो जरा। मुझे तो जहां तक लग रहा है कि कौन सा पुट करने से होगा?
4 से स्टार्ट होगा, 4 पुट करने से 0 आएगा, फिर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ठीक है। मतलब ये सारे वैल्यूज पुट करने से ये होल नंबर आ रहा है। तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेके तो इतना मिल रहा है, बट 0 1 2 3 रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि 0 1 2 3 के लिए 2x - 8 होल नंबर नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारे रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस फंक्शन का जो डोमेन बन जाएगा वो सिर्फ 5 एलिमेंट का एक सेट होगा, 4 5 6 7 8 9, 6 एलिमेंट। दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, जो एक फाइनाइट एलिमेंट का सेट है, फाइनाइट सेट है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इस प्रकार के एनपीआर एनसीआर उनका डोमेन हमेशा फाइनाइट सेट ही आता है। इनका रेंज भी आप निकाल सकते हो। रेंज मतलब क्या? इसका रेंज शीट में मिलेगा नहीं पता नहीं, बट रेंज भी इसका निकाल सकते हो। इसका रेंज अगर डोमेन फाइनाइट सेट मिल गया तो रेंज भी क्या होगा? फाइनाइट सेट ही तो होगा। हर ये सारे के सारे किसका वैल्यू है? एक्स का वैल्यू है। हर एक एक्स के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। तो कॉपी में इसी के साथ इसका रेंज भी निकाल के रख देना। इसका रेंज क्या होगा? 4 पुट करोगे, है ना, 4 पुट करोगे, फिर आप वो करोगे एफ एक्स का आंसर निकालोगे, फिर 5 पुट करोगे, आंसर निकालोगे, फिर 7 पुट किया तो क्या आएगा? जैसे 8c 14 - 8 6, 8c6 का वैल्यू तो आपको निकालना आता है ना? जिनको नहीं पता मैं बोल रहा हूं, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r होता है, ठीक है। अगर नहीं पता ये सारी चीज फैक्टोरियल कैसे निकालते तो अभी के लिए छोड़ दो, जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करोगे तब उसका रेंज निकाल देना। बट डोमेन तो समझ में आ गया ना इसका, ठीक है। और जिनको पता है, मेजॉरिटी को पता होता है, मैं जानता हूं, तो सारे एक कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक एक्स का वैल्यू पुट करके यहाँ पे रेंज सेट में भी कितना एलिमेंट आएगा? रेंज सेट में भी आपका टोटल 6 एलिमेंट्स ही आएंगे, ठीक है। तो ये निकाल के रखना, मैं सबका चेक करूंगा, याद रखना जूम वाले क्लास में, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्ली, ये कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये कंसेप्ट याद रखना कि इन सारी चीज का डोमेन को सेटिस्फाई कराने के लिए हम इन तीनों चीज का हेल्प लेते हैं, ठीक है। और ये तीनों चीज क्यों होता है वो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देखेंगे प्रॉपर्ली। अब ये लास्ट वाला जाइन को देख लो प्रॉपर्ली, ठीक है। लास्ट में देखो, अंडर रूट लगा दिया, मॉड्यूलस लगा दिया, बॉक्स लगा दिया, बॉक्स के अंदर मॉड्यूलस लगा दिया, मतलब बहुत नाटक किया। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड क्या होगा? एफ एक्स क्या है? 1 बाई अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट के अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होना चाहिए। बट एज ये डिनोमिनेटर में है तो इक्वालिटी वाला कंडीशन हट जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे? मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 बॉक्स मॉड माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वालिटी नहीं आएगा बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करो प्रॉपर्ली। ग्रेटर देन 5, अगर मॉड्यूलस ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 5 हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या होगा? उस क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा? आप जानते हो ना अच्छे से। मॉड्यूलस ऑफ समथिंग का वैल्यू अगर 5 से बड़ा है तो उस चीज का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो। डेफिनेटली वो 5 से बड़ा होगा या तो वो -5 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 5 से बड़ा है तो बॉक्स ऑफ समथिंग अगर 5 से बड़ा है तो बॉक्स के पास क्या क्या ऑप्शन होगा? बोलो तो जरा। ऑब्वियसली क्या क्या ऑप्शन होगा बॉक्स के पास? 6 7 8 एंड सो ऑन होगा, ठीक है। और इधर बोल रहा है बॉक्स ऑफ समथिंग -5 से छोटा है, मतलब क्या ऑप्शन होगा? -इंफिनिटी से चालू करके जो भी इंटीजर आएगा, इंटीजर सारे वैल्यू नहीं, इंटीजर -7 -6 -5 -6 पे रुक जाएगा, क्योंकि -5 पे तो इक्वालिटी है नहीं। अगर इक्वालिटी होता तो आ जाता, अगर यहां पे भी इक्वालिटी होता तो 5 आ जाता। ये सब मैंने जीआईएफ में आपको सिखाया था, ठीक है, प्रॉपर्टीज में। तो बॉक्स ऑफ समथिंग का वैल्यू अगर 6, ये आप ऑलरेडी ये चीज ना लिख के भी डायरेक्टली आप कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 6 से, जीआईएफ का प्रॉपर्टी 6 को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया। बॉक्स ऑफ समथिंग जब 5 से बड़ा होता है, जब यहां पे इक्वालिटी नहीं होता है, तो उस समथिंग का वैल्यू क्या हो जाता है? 6 से बड़ा होता है, जहां पे 6 पे इक्वालिटी आ जाएगा, ठीक है। और इधर अगर मैं बात करूं तो वही चीज किससे छोटा होगा? वही चीज आपका छोटा हो जाएगा किससे? उसी चीज का वैल्यू, हाँ, -5 से छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। देख लेना ये चीज आप, बॉक्स एक्स कब ग्रेटर देन n होता है और बॉक्स एक्स कब लेस देन n होता है, ये चीज देख लेना। इन दोनों का सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो बॉक्स एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 7 आ गया। यहां से अगर मैं बात करूं तो बॉक्स एक्स का वैल्यू -4 से छोटा आ गया,
ठीक है, बीच में और आ रहा है क्योंकि इसका मतलब और होता है बीच में, और मतलब इंटरसेक्शन नहीं, दोनों का यूनियन होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्स x ग्रेटर देन 7 मतलब x का वैल्यू -∞ से -7 यूनियन 7 से इंफिनिटी। ठीक है, यूनियन इधर बॉक्स x तो कभी -4 से छोटा हो ही नहीं सकता है ना, इम्पॉसिबल है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहां से आंसर क्या आएगा, पाई आएगा। तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे, सॉरी यूनियन अगर लेंगे तो डोमेन वही आएगा, -∞ से -7 यूनियन 7 से इंफिनिटी आएगा। क्लियर है, पक्का? आंसर क्या है, वही आंसर, -∞ से -7 यूनियन 7 से इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर है भाई? तो बता दिया प्रॉपर्ली, मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है ना। चलो, तो सिंपल था, इतना भी मुश्किल नहीं था। बॉक्स और मॉड्यूलस का थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी 6 का यहाँ पे अच्छा खासा एप्लीकेशन था, इसको अगर आप क्लियरली समझे होंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। आप समझ रहे हो ना, हर एक एक छोटा मोटा चीज जो सर ने पढ़ाया कोई भी बेकार नहीं है, सारे चीज सर ने काम के लिए पढ़ाया, और उतना पढ़ेंगे तो गारंटी आईटी में आप फुल मार्क ला सकते हो। आईटी मैथमेटिक्स आपके लिए पानी कैसा होगा, ये मेरा चैलेंज है, और बोर्ड एग्जाम तो होगा ही होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क तो लाओगे लाओगे, तो इतना कुछ पढ़ के बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क नहीं ला पाए तो बेकार हो आप। ठीक है, तो ये तो हो गया सर, है ना, क्योंकि दोनों चीज साइमल्टेनियसली कवर कर रहा हूं। बोर्ड्स में कैसे आंसर लिखा जाता है वो भी सिखा रहा हूं, बोर्ड्स के लिए अलग सा एक्सरसाइज देके दे रहा हूं शीट में। ठीक है, अगर वो करोगे तो ही बोर्ड्स हो जाएगा, फुल मार्क आएगा बोर्ड्स में। समझ में आ रहा है? और यही तो हमारा मेन टारगेट है। चलो, तो डोमेन आज का लेक्चर में हमने पूरा क्या कवर किया, डोमेन के बहुत सारे क्वेश्चन, हम 15-20 क्वेश्चन सॉल्व किए अच्छे से, अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स भी लिए। शीट में और क्वेश्चन आपको मिलेगा, उनको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कीजिएगा तो पूरा आपका डोमेन हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर पूरा डोमेन का नाम चला गया, है ना। तो डोमेन को इस लेक्चर के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर डोमेन आपका क्लियर हो गया तो बहुत काम का चीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो डोमेन इज ओवर, है ना। अभी आपको प्रॉपर्ली क्या सोचना है, रेंज के बारे में सोचना है। अभी आपको प्रॉपर्ली क्या सोचना है, रेंज के बारे में। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में अगर कोई भी डाउट होता है तो प्रॉपर्ली मेरे को फोन करके आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। अलविदा। अगले लेक्चर में हम रेंज वाले टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, हाउ टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ वेरियस फंक्शंस। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। अलविदा।